नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। चलते हैं, बात करते हैं सीधे प्रश्नों के ऊपर। पहला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया, कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी की नहीं है? ऑप्शन दिया गया ब्रज, बांगरू, बुंदेली, अवधी। तो कौन सी बोली है जो पश्चिमी हिंदी की नहीं है? आपका दिमाग दौड़ना शुरू कर दिया होगा कि जी बिल्कुल मैंने पढ़ा है कि ऑप्शन डी अवधी बोली जो है वो पश्चिमी हिंदी की न होकर पूर्वी हिंदी में है। और इसका एक फार्मूला है, आप लोग पहले भी जानते होंगे, ABC। ए फॉर अवधी, बी फॉर बघेली, सी फॉर या फिर छत्तीसगढ़ी। आगे बात करते हैं, अगला जो प्रश्न है पूछा गया कि जॉर्ज ग्रियर्सन ने हिंदी की बोलियों को शुद्ध भाषा वैज्ञानिक दृष्टि से कितने वर्गों में विभाजित किया है? ऑप्शन दिया गया है 2, 4, 5, 7। तो आप देख रहे हैं सीधा सीधा प्रश्न पूछा गया है, लेकिन हो सकता है ये प्रश्न आपके लिए नया हो। जॉर्ज ग्रियर्सन ने हिंदी की बोलियों को शुद्ध भाषा वैज्ञानिक दृष्टि से कितने भागों में विभाजित किया है? सही जवाब है ऑप्शन ए, 2 भागों में विभाजित किया है, पश्चिमी हिंदी और पूर्वी हिंदी। जो आज हम पश्चिमी हिंदी पूर्वी हिंदी पढ़ते हैं वो जॉर्ज ग्रियर्सन के द्वारा ही वर्गीकृत किया गया है। आगे बात करते हैं, अगला जो प्रश्न यहाँ पर पूछा गया, उत्तम पुरुष में एक वचन का सर्वनाम हाँ किस बोली में प्रयुक्त होता है? तो यहाँ पर हाँ शब्द का प्रयोग किया गया है और पूछा गया कि उत्तम पुरुष में एक वचन में कौन सा सर्वनाम हाँ किस बोली में प्रयुक्त किया जाता है, ये हमें बताना है। ऑप्शन दिया गया है अवधी, ब्रज, बुंदेली, बघेली। तो इसका जो यहाँ पर सही जवाब है आपके दिमाग में आ रहा होगा, और जो विद्यार्थी इस एरिया के होंगे वो एकदम से प्रफुल्लित हो गए होंगे कि ये तो मेरे एरिया का सवाल पूछ लिया गया है। सही जवाब है ऑप्शन बी, ब्रज भाषा के अंतर्गत उत्तम पुरुष में एक वचन का सर्वनाम हाँ है। आगे बात करते हैं, अगला जो प्रश्न यहाँ पर पूछा गया कि हिंदी साहित्य का पहला इतिहास के लेखक कौन है? बहुत ही आसान प्रश्न है। ग्रियर्सन, पॉर्जिटर, मैकाले, गारसद तासी। थोड़ा सा ऑप्शन यहाँ पर कुछ बदला बदला सा आ रहा है, लेकिन इसका सही जवाब क्या है जो आप समझ रहे हैं वही इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, गारसद तासी। और संयोग की बात है कि ये हिंदी साहित्य का पहला इतिहास हिंदी भाषा में न होकर फ्रेंच में है। इन सभी चीजों को आप पहले भी जानते होंगे और यहाँ पर भी आपके दिमाग में आ रहा होगा। कब इसका प्रकाशन हुआ, कितने संस्करण निकले हैं, कितने कवियों को इसमें शामिल किया गया है, ऑलरेडी इन तथ्यों पर हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं। आपको हम यहाँ पर स्पेस दे रहे हैं कि आप अपना दिमाग दौड़ाएं। आगे बात करते हैं, अगला जो प्रश्न यहाँ पर पूछा गया कि नलिन विलोचन शर्मा के अनुसार किसने हिंदी का सर्वप्रथम सुव्यवस्थित साहित्यिक इतिहास लिखा है? ऑप्शन दिया गया है रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, राम कुमार वर्मा, गणपति चंद्रगुप्त। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि जो सवाल पूछा गया है, नलिन विलोचन शर्मा एक खास आलोचक के हवाले से सवाल पूछा गया है। इनके अनुसार किसने हिंदी का सर्वप्रथम सुव्यवस्थित साहित्यिक इतिहास लिखा है? तो इसका जो यहाँ पर सही जवाब है ऑप्शन ए है, रामचंद्र शुक्ल का जो हिंदी साहित्य का इतिहास है उसी को नलिन विलोचन शर्मा ने सुव्यवस्थित साहित्यिक इतिहास माना है। अब इनका नाम क्यों आ रहा है? इनका नाम इसलिए आ रहा है कि इन्होंने एक बहुत ही बेहतरीन किताब लिखा था, हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन। आपको याद आ गया हो कि हाँ बिल्कुल आप सही कर रहे हैं, क्योंकि इस तरीके का आलोचनात्मक कर्म करने वाला व्यक्ति ही ये कथन कह सकता है या फिर इस बात को कह सकता है। जो ऑलरेडी हिंदी साहित्य इतिहास दर्शन पर विचार किया हो तो नलिन विलोचन शर्मा, ये भी कई बार सवाल पूछा जाता है, वहीं से ये जुड़ा हुआ प्रश्न था। आगे बात करते हैं, अगला जो प्रश्न है, आनंद दशा विनोद ग्रंथ के रचनाकार कौन है? ऑप्शन दिया गया है हित हरिवंश, ध्रुवदास, महावीर दास या फिर नाभादास। तो ये रचना भी आपके लिए नई हो सकती है, आपको हो सकता है कि वन लाइनर किताबों में जरूर पढ़े होंगे या फिर अपने अध्ययन के दौरान पढ़े होंगे, लेकिन एक प्रश्न के तौर पर यहाँ पर आ गया। सही जवाब है ऑप्शन बी, ध्रुवदास। ध्रुवदास ने इनको लेकर एक और तथ्य आप सभी के दिमाग में आना चाहिए कि इनके 42 ग्रंथ मिलते हैं और कई ग्रंथों में आप देखेंगे खासतौर से लीला शब्द का प्रयोग किया गया है। ठीक है ना, तो ये भी आप ट्रिक अपने दिमाग में रख सकते हैं। आगे बात करते हैं, अगला जो प्रश्न है, अब आप देखेंगे प्रश्नों का जो लेवल है थोड़ा सा बढ़ता हुआ नजर आएगा। ऑप्शन प्रश्न पूछा गया है, विशेष परिस्थितियों में विभिन्न व्यक्तियों की अनुभूतियों में अत्यधिक समानता ही संप्रेषण है, यह किसका कथन है? ऑप्शन दिया गया टी.एस. इलियट, क्रोचे, मैथ्यू अर्नाल्ड, आई.ए. रिचर्ड्स। तो जब भी आप देखेंगे संप्रेषण की बात की जाए, मनोविज्ञान की बात की जाए, तो वहां पर तुरंत किसका नाम आएगा? आई.ए. रिचर्ड्स का नाम आएगा। तो जो हमारे पुराने विद्यार्थी हैं वो इस टेक्निक्स को अपने दिमाग में जरूर रख लिए होंगे
कि जी न चाहते हुए भी आप अगर नहीं पढ़े हैं तो भी इसका सही जवाब यहाँ पर दे सकते हैं। कारण ये है कि आप अनुराग हिंदी एकेडमी से जुड़े हुए हैं। आगे बात करते हैं, अगला जो प्रश्न यहाँ पर पूछा जा रहा है, इनमें से कौन रस सूत्र का व्याख्याता नहीं है? ऑप्शन दिया गया भट्ट लोलट, भट्ट नायक, अभिनव गुप्त, भामा। तो जैसे यहाँ पर रस सूत्र आया और पूछा गया कि नहीं है, तो आपके दिमाग में तुरंत आ गया कि बिल्कुल डी इसका सही जवाब है कि भामा नहीं है, बल्कि यहाँ पर अगर भरत होता तो थोड़ा सा इनका संबंध रस सूत्र से है, क्योंकि भरत ने रस सूत्र दिया था, लेकिन उसकी व्याख्या भट्ट लोलट, भट्ट नायक, अभिनव गुप्त और एक नाम और है शंकुक का, इन लोगों ने किया। इन सभी आचार्यों के सिद्धांत भी हैं जिनको कि हम वाद के रूप में जानते हैं। आपके दिमाग में वो आना शुरू कर दिया होगा कि भट्ट लोलट का क्या है, भट्ट नायक क्या क्या है, शंकु का क्या है, अभिनव गुप्त का क्या है। और न सिर्फ वाद है बल्कि किसी न किसी दर्शन से जुड़े हुए हैं, ये भी कई बार सवाल पूछा जाता है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8 के बहाने आप अपने दिमाग को चौड़ा कीजिए, तब आपको पढ़ने में आनंद आएगा। प्रिय विद्यार्थियों, हर एक चीज का नोट्स, हर एक चीज का पीडीएफ, हर एक चीज का कोई चीज नहीं दिया जा सकता है। आप अपने दिमाग को उस तरीके से बनाइए, उसका जो आकार है उसको बढ़ाइए, और उसी आकार को बढ़ाने का जो जगह है, जो प्लेटफॉर्म है, वो यहाँ पर है जहाँ पर आप जुड़े हुए हैं। आगे बात करते हैं, अगला जो प्रश्न पूछा गया कि काव्य शोभाकरान धर्मान अलंकारान प्रत्यक्षते, यह उक्ति किसकी है? ऑप्शन दिया गया भामा, दंडी, वामन, जयदेव। तो सीधा सीधा प्रश्न है, इसका सही जवाब हो गया ऑप्शन बी, दंडी के द्वारा अलंकार को परिभाषित किया गया। अक्सर हम देखते हैं कि विद्यार्थी जब यूजी या फिर पीजी एग्जाम में जाते हैं, वहां भी यही उदाहरण देते हैं, या फिर इंटरव्यू इत्यादि में पूछा जाता है तो भी अलंकार की परिभाषा इसी, ये क्योंकि इजी है और लोग इसको याद भी कर लेते हैं। काव्य शोभाकरान धर्मान अलंकारान प्रत्यक्षते, इसलिए कई बार पूछा जाता है कि जो अलंकार है, सवाल पूछ लिया जाता है कि अलंकार जो है वो साधन है या फिर साध्य है। आपको याद आ गया होगा, एक प्रैक्टिस सेट में हमने इसके बारे में सवाल बनाया हुआ था। आप जानते हैं कि अलंकार क्या है? साधन के तौर पर प्रयुक्त होता है। अलंकार के साथ ही एक और शब्द का प्रयोग किया जाता है, अलंकार्य। कई बार इंटरव्यू इत्यादि में पूछ लिया जाता है कि अलंकार और अलंकार्य में क्या अंतर है। मुझे याद है कि जब मैं बीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर का इंटरव्यू देने गया था तो ये सवाल मुझसे पूछा गया था और मैंने बखूबी इसका जवाब दिया था। समय आएगा तो आपको भी मैं इसका जवाब दूंगा। जो भी विद्यार्थी जानते होंगे, होमवर्क के तौर पर इसको आप कमेंट कर सकते हैं। आगे बात करते हैं, अगला जो प्रश्न है देखने में बहुत छोटा है लेकिन घाव बहुत गंभीर कर सकता है। सवाल पूछा गया कि भारतीय नवजागरण को हिंदू नवजागरण किसने कहा है? ध्यान से इसको पढ़ना है कि भारतीय नवजागरण को हिंदू नवजागरण किसने कहा है। ऑप्शन दिया गया श्री नारायण चतुर्वेदी, आज्ञे, रामविलास शर्मा, शंभुनाथ सिंह। तो जितने भी नामों को आप देख रहे हैं, कहीं न कहीं सभी का संबंध नवजागरण से है। सही जवाब इसका ऑप्शन ए, डॉक्टर श्री नारायण चतुर्वेदी का मानना है कि भारतीय नवजागरण हिंदू नवजागरण है। आगे बात करते हैं, अगला जो प्रश्न है आप देख रहे हैं कि कुछ नए प्रश्न आपको जरूर यहाँ पर देखने को मिल पा रहे होंगे। पूछा गया कि द्विवेदी जी की युगांतकारी भूमिका यह है कि उन्होंने वैज्ञानिक ढंग से अनेक समस्याओं का विवेचन गहराई से किया है। किसका कथन है? ऑप्शन दिया गया है रामचंद्र शुक्ल, नंदुलारे वाजपेयी, रामविलास शर्मा, जयशंकर प्रसाद। अब ये सवाल आता है कि द्विवेदी जी कौन हो सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। इसका जो यहाँ पर सही जवाब है ऑप्शन सी। आप लोग बताइए किस द्विवेदी जी की बात यहाँ पर हो रही होगी। आपका दिमाग तुरंत दौड़ना शुरू कर दिया होगा कि रामविलास शर्मा ने एक किताब लिखी है, महावीर प्रसाद द्विवेदी और नवजागरण, ठीक है। महावीर प्रसाद द्विवेदी और नवजागरण कर से एक बुक उनकी लिखी गई है और वहीं से इस कथन को लिया गया है। रामविलास शर्मा के अक्सर कथन पूछे जाते हैं, तो ये आपके दिमाग में आ गया कि सरस्वती पत्रिका वाले महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं, ठीक है, न कि हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। तो इस तरीके से भी आप आइडिया लगा सकते हैं कि किसका कथन किससे जुड़ा हुआ है। आगे बात करते हैं, अगला जो प्रश्न है पूछा गया, इनमें से कौन उत्तर आधुनिकतावादी विचारक नहीं है? ऑप्शन दिया गया लियोतार, बौद्रिया, जोनाथन कूलर, मलारमे। तो कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो उत्तर आधुनिकतावादी विचारक के अंतर्गत नहीं आता है? सही जवाब हो गया ऑप्शन डी, मलारमे। मलारमे का संबंध है प्रतीकवादी विचारक के तौर पर है, ठीक है। इसको आप नोट भी कर सकते हैं, ये आपके लिए नया प्रश्न हो सकता है। अगला प्रश्न है जो कि एकदम से आसान है, बस सावधानी से इसको टिक करने की जरूरत है। सवाल पूछा गया कि पृथ्वीराज रासो के रचयिता चंद बरदाई किस सम्राट के राज कवि थे? ऑप्शन दिया गया है विजयपाल, आनंगपाल, सोमेश्वर, पृथ्वीराज चौहान।
तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन डी, पृथ्वीराज चौहान। और ये पृथ्वीराज चौहान किस नंबर वाले हैं, ये भी कई बार सवाल पूछा जाता है। आगे बात करते हैं, अगला जो प्रश्न है कि आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं, ये जो कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किस कवि के संदर्भ में प्रयुक्त किया है। तो ये जाना माना प्रश्न था, बस थोड़ा सा यहाँ पर घुमाने का प्रयास किया, लेकिन फिर भी आप इसका सही जवाब अपने दिमाग में रखे होंगे। ऑप्शन दिया गया विद्यापति, अमीर खुसरो, जायसी, सूरदास। जो विद्यार्थी अभी नई शुरुआत में वो इन परीक्षाओं में बैठने के प्रयास में, उनके लिए क्वेश्चन हो सकता है कि थोड़ा सा नया हो, फिर भी बहुत पुराना है। सही जवाब आ गया ऑप्शन ए, विद्यापति के संदर्भ में ये बात आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कही है। आगे बात करते हैं, अगला जो प्रश्न है देखने में छोटा लेकिन सोचने पर विवश करेगा। ऑप्शन दिया गया रामचरितमानस के सबसे बड़े कांड का नाम क्या है। ऑप्शन दिया गया सुंदरकांड, उत्तरकांड, बालकांड, अयोध्या कांड। तो रामचरितमानस, जैसा कि आप जानते हैं कि इसमें कुल 7 कांड है और इन कांडों का क्रम भी कई बार पूछ लिया जाता है बदलते हुए पैटर्न में। ABCD जिस प्रश्न के बारे में मैं चर्चा कर रहा था 5 कूट वालों पर, उसमें सवाल पूछा जा सकता है इनके क्रम को लेकर, ठीक है। तो आप जरूर ध्यान में रख के जाइए, मे भी आ सकता है। लेकिन देखिए यहाँ पर सवाल पूछा गया कि सबसे बड़े कांड का नाम क्या है। तो अक्सर आप लोग रामचरितमानस का पाठ किए होंगे या फिर इस पे ध्यान दिए होंगे। सही जवाब है ऑप्शन सी, बाल कांड जो है रामचरितमानस का सबसे बड़ा कांड है और संयोग से आप देखेंगे ये पहला ही कांड है। इसमें कुल 361 दोहे आपको मिल जाएंगे। आपके दिमाग में जरूर आना चाहिए कि जब ये बड़ा कांड है तो सबसे छोटा कौन सा हो सकता है। सबसे छोटा है किष्किंधा कांड, ठीक है। किष्किंधा कांड सबसे छोटे कांड के अंतर्गत आता है जिसमें मात्र 30 दोहे हैं। और सबसे जो चर्चित कांड है, जो लोगों में लोकप्रिय है एक तरीके से मैं कहूं, तो वो सुंदर कांड, जिसका लोग पाठ करते हैं अक्सर और आपने सुना भी होगा। और उत्तरकांड तो ये भी फेमस के अंतर्गत ही है, खासतौर से ज्ञान और भक्ति के बारे में जो भी चर्चा की जाती है वो इसी के अंतर्गत है। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस छोटे प्रश्न के माध्यम से आपने कई एंगल से, कई दृष्टिकोण से इसको देखने समझने का प्रयास किया। ये स्टोरी आपके दिमाग में बैठी रहेगी तो लाख क्वेश्चन घुमा कर आएंगे, नए पैटर्न पर आएंगे, आप वहां पर अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे। आगे बात करते हैं, अगला जो प्रश्न यहाँ पर पूछा जा रहा है कि उम्र बीत जाने से कैशोर्य और यौवन नहीं बीत जाता, ये भावनाएं तो केवल तृप्त होकर ही मरती हैं, वरना और अधिक बलवती होकर आदमी को मारती रहती हैं। यह कथन किस उपन्यास से संबंधित है। ऑप्शन दिया गया त्यागपत्र, गोदान, आपका बंटी, परीक्षा गुरु। तो इसका जो सही जवाब है आपके दिमाग में जरूर आ रहा होगा कि हमने इसको कहाँ पढ़ा था, कि उम्र बीत जाने से कैशोर और यौवन नहीं बीत जाता, यानी कि जैसे जैसे उम्र ढलती है, एक आपने कथन सुना होगा, दिल तो बच्चा है, ठीक है। कोई कितना भी बड़ा हो जाता है लेकिन कहता है कि दिल तो बच्चा है, सबके अंदर बचपना रहता है या फिर बच्चे वाला गुण रहता है, उम्र उस पर हावी नहीं होती है। उसी तरीके से अगर कोई उम्र में आगे बढ़ रहा है तो इसका मतलब नहीं है कि उसके अंदर कैशोर्य और यौवन दोनों खत्म हो गए हैं, भावनाएं तो उसमें रहती ही हैं, ठीक है। कुल मिलाकर इसका भावार्थ यही है। ये कथन किस उपन्यास से हमें बताना है। बातों ही बातों में आप लोगों ने इसका सही जवाब दे दिया होगा कि आपका बंटी जो उपन्यास है, जो कि मन्नू भंडारी द्वारा लिखा गया उपन्यास है, उसमें इस कथन को कहा गया है। आगे बात करते हैं, अगला जो प्रश्न है पूछा गया कि देवरानी जेठानी की कहानी को हिंदी का प्रथम उपन्यास कौन मानते हैं। ऑप्शन दिया गया रामचंद्र शुक्ल, गोपाल राय, मिश्र बंधु, श्याम सुंदर दास। तो देवरानी जेठानी की कहानी, पहले तो आपको ध्यान में रखना है कि ये उपन्यास है और इसको हिंदी का पहला उपन्यास किसने माना। सही जवाब है ऑप्शन बी, डॉक्टर गोपाल राय। गोपाल राय जिन्होंने की हिंदी कहानी का इतिहास लिखा और उपन्यास के ऊपर भी लिखा है, यानी कि कथा साहित्य की जो प्रमुख 2 विधाएं हैं, कहानी हो गया या फिर उपन्यास, दोनों का इतिहास लिखा हुआ है और काफी काम किया है। देवरानी जेठानी की कहानी जो उपन्यास है उसका नया संस्करण इन्होंने प्रस्तुत किया है, यानी कि दोबारा उसका पब्लिकेशन करने का काम किया, और जो कि आप मार्केट में बुक के रूप में देख सकते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया कि पंजाब का घोड़ेवाहा गांव किस उपन्यास के केंद्र में है। ऑप्शन दिया गया झूठा सच, परीक्षा गुरु, धरती धन अपना, तमस। तो पंजाब का जो घोड़ेवाहा गांव है वो किस उपन्यास के केंद्र में है। आप अपना दिमाग दौड़ाना शुरू कर चुके होंगे कि धरती धन्ना अपना उपन्यास में हमने इसको पढ़ा है, जो जगदीश चंद्र द्वारा लिखा गया उपन्यास है। और बाकी कौन कौन से पात्र हैं सब अपने दिमाग में
आप जरूर ला रहे होंगे। अगला प्रश्न है कि चंद्रदेव से मेरी बातें कहानी में विक्टोरिया की प्रतिमूर्ति से काला दाग छुड़ाने में कौन फलीभूत हुए हैं? ऑप्शन दिया गया प्रोफेसर ध्रुवे, प्रोफेसर गज्जर, प्रोफेसर स्वामीनाथन, प्रोफेसर कुलकर्णी। तो चंद्रदेव से मेरी बातें, आपको याद आ गया होगा कि इसकी कहानीकार कौन है और कब प्रकाशित हुआ है, किस पत्रिका में प्रकाशित हुआ, कौन कौन से पात्र हैं। ये शुरुआती दौर की कहानी है। इसमें कहा गया कि विक्टोरिया की प्रतिमूर्ति से काला दाग छुड़ाने में कौन फलीभूत हुए हैं? तो इसका जो यहाँ पर सही जवाब है ऑप्शन बी है कि प्रोफेसर गज्जर जो है वो विक्टोरिया की प्रतिमूर्ति से काला दाग छुड़ाने में सफल हुए हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर, अमृतसर आ गया है कहानी में किस स्टेशन के पीछे छूटने के बाद पठानों ने खाने की पोटली खोल ली? ऑप्शन दिया गया लाहौर, वजीराबाद, जेहलम, हंसपुरा, हरबंसपुरा यहाँ पर दिया गया है। अब अमृतसर आ गया कहानी के कहानीकार कौन है, किस संग्रह में छपी हुई है, कौन कौन से पात्र हैं, इसमें कितने स्टेशन की चर्चा की गई है। यहाँ पर देखिए सवाल पूछा गया कि किस स्टेशन के पीछे छूटने के बाद पठानों ने खाने की पोटली खोली। अक्सर आप ट्रेन की यात्रा करते हैं तो या तो लोग आपको बातचीत करते मिलेंगे या तो खाते पीते मिलेंगे। ज्यादातर हमने देखा है कि बहुत लोग खाना बना कर लाते हैं कि आज इसको ट्रेन में ही खाएंगे, और जिनके पास खाना नहीं रहता वो थोड़ा थोड़ा ललचते भी रहते हैं उसमें। लेकिन ज्यादातर मैंने देखा कोई अचार निकाल रहा है तो कोई सब्जी निकाल रहा है, सबकी सुगंध दुर्गंध इधर उधर फैलती है। कुछ लोग तो चिकन मटन भी उसमें खोल के खाते हैं और बेचने वालों की अलग ही है। यहाँ पर देखिए पूछा गया कि खाने की पोटली किस स्टेशन के पीछे छूटने के बाद लोगों ने खोला। तो यहाँ पर देखिए इसका जो सही जवाब है ऑप्शन सी है, जेहलम स्टेशन जो है वहां वो बीत गया, इसके बाद खाने की पोटली खोल लिए। यानी कि इस कहानी को जब आप सीरियसली पढ़ेंगे तब इसके सही जवाब तक पहुंचेंगे। एक सवाल इसी तरीके से यूजीसी नेट में पहले आया हुआ था कि चुप्पी साध ली गई थी, किस स्टेशन के आसपास में चुप्पी साधी गई थी। ठीक है ना, तो ये मैं संकेत कर दे रहा हूं ताकि आप कहानी पढ़ें तो इन बिंदुओं को भी ध्यान में रखें। अगला प्रश्न है कि इंस्पेक्टर माता दिन कितने साल पहले पुलिस में भर्ती हुए थे? ऑप्शन दिया गया 26, 20, 30, 24। इंस्पेक्टर माता दिन जो कहानी है इसको आप पढ़ेंगे हरिशंकर परसाई की, तो इसमें साल से युक्त कई तथ्य आपको दिखाई देंगे। ठीक है ना, तो जब आप सीरियसली पढ़ेंगे तभी आप बता पाएंगे कि इंस्पेक्टर माता दिन कितने साल पहले पुलिस में भर्ती हुए थे। तो इसका सही जवाब है कि 26। वाक्य लिखा है कि 26 साल पहले पुलिस में भर्ती हुए थे। ठीक है ना, तो सही जवाब हो गया ऑप्शन ए 26 साल। और आप देखेंगे कि उसमें 20 साल का भी जिक्र किया गया है, 25 साल, कुछ कुछ घटनाओं को लेकर बातें की गई हैं। ठीक है ना, इसका सही जवाब हो गया ऑप्शन ए। आगे बात करते हैं, अगला जो प्रश्न है पूछा जा रहा है कि इनमें कौन ऐसा है जो बकरी भक्त न हो, बकरी का नाम लेके बना हर विधान है, बकरी के नाम पर चला सारा जहान है। बकरी नाटक में यह संवाद किस पात्र का है? पिछले बार का जो एग्जाम हुआ था उसमें नाटकों में आए हुए गीत योजना, दृश्य योजना, पात्र योजना को ध्यान में रखते हुए सवाल पूछे गए थे। देखिए यहाँ पर गीत ही यहाँ पर लग रहा है कि बकरी का नाम लेके बना हर विधान है, बकरी के नाम पर चला सारा जहान है, इसमें काव्यात्मकता दिखाई पड़ रही है। लेकिन ये किस पात्र द्वारा बात कही गई है? ऑप्शन दिया गया दुर्जन, युवक, भिष्टी, कर्मवीर। तो इस प्रश्न के बहाने बकरी नाटक में आए हुए पात्रों को भी आप देख रहे हैं यहाँ पर, और इसका जो सही जवाब क्या हो गया यहाँ पर ऑप्शन ए, दुर्जन नाम का जो पात्र है उसका ये संवाद है। आगे बात करते हैं, अगला जो प्रश्न है आप जरूर बताइए कि शुरुआत में देखने पे लग रहा था कि आप बहुत अच्छा खेलेंगे, लेकिन जैसे जैसे पिच पे आप समय व्यतीत कर रहे हैं पिच और कठिन होती जा रही है, ठीक वैसे जैसे आप क्रिकेट में देखते हैं। तो शुरुआत में अगर कोई चीज अच्छी मिल जा रही है तो इसका मतलब नहीं है कि ये एकदम से स्तरहीन है, बल्कि आगे उसका स्टैंडर्ड कैसे बढ़ता है इस प्रैक्टिस सेट के माध्यम से आप समझ पा रहे होंगे। आगे बात करते हैं, अगला जो प्रश्न पूछा जा रहा है कि स्त्रियों के इस बलिदान का भी कोई मूल्य नहीं, कितनी असहाय दशा है, अपने निर्बल और अवलंब खोजने वाले हाथों से वह पुरुषों के चरणों को पकड़ती हैं और वह सदैव ही इनको तिरस्कार, घृणा और दुर्दशा की भिक्षा से उपकृत करता है, तब भी वह बावली मानती है। किसका यह कथन है? ऑप्शन दिया गया कोमा, चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, मंदाकिनी। तो ये किसका यहाँ पर कथन है हमें बताना है। इसका जो यहाँ पर सही जवाब है कि मंदाकिनी का ये कथन है। ठीक है,
आगे बात करते हैं, अगला जो प्रश्न है, तुम्हारे और साथी सब हिंदुस्तान की ओर भेजे गए, तुम भी वहीं जाओ और अपनी जोग निद्रा से सबको अपने वश में करो। भारत दुर्दशा नाटक में यह संवाद किस पात्र द्वारा कहा गया है? ऑप्शन दिया गया भारत, भारत दुर्देव, सभापति, भारत भाग्य। तो जैसे मैंने भारत दुर्दशा नाटक को देखा, इस नाटक को लेकर लाइन बाय लाइन हमने चर्चा की हुई है, साथ में शॉर्ट नोट्स को लेकर भी हमने चर्चा की है। कौन पात्र किस अंक में प्रवेश करता है, किस दृश्य में आता है, सारी बातें हर एंगल से परीक्षा के दृष्टिकोण से हमने की हुई है। यहाँ पर हमें बताना है कि भारत दुर्दशा नाटक में यह संवाद कि तुम्हारे और साथी सब हिंदुस्तान की ओर भेजे गए हैं, तुम भी वहीं जाओ और अपनी जोग निद्रा से सबको अपने वश में करो, किसके द्वारा कहा गया? ऑप्शन हमने पढ़ दिया है। इसका जो यहाँ पर सही जवाब है ऑप्शन बी, भारत दुर्देव नाम का जो पात्र है उसके द्वारा ये बात कही गई है। अगला प्रश्न है कि आजकल की कविता में नयापन नहीं, उसमें पुराने जमाने की कविता की पुनरावृत्ति मात्र है, यह कथन किस निबंधकार का है? बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन दिया गया रामचंद्र शुक्ल, नामवर सिंह, सरदार पूर्ण सिंह, विद्यानिवास मिश्र। तो किसका ये कथन हो सकता है? सही जवाब है ऑप्शन सी, सरदार पूर्ण सिंह द्वारा ये कथन कहा गया कि आजकल की कविता में नयापन नहीं है, उसमें पुराने जमाने की कविता की पुनरावृत्ति मात्र है। ये बात किसने कही? सरदार पूर्ण सिंह। और आपके सिलेबस में सरदार पूर्ण सिंह की का निबंध लगा हुआ है, आपने जरूर पढ़ा होगा। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है, ऑर्डर ऑफ द इंडियन एम्पायर पद का उल्लेख निम्न में से किस निबंध में आया है? ऑप्शन दिया गया उठ जाग मुसाफिर, दिल्ली दरबार दर्पण, शिव शंभू के चिट्ठे, भारतवर्ष उन्नति कैसे हो सकती है। ऑर्डर ऑफ द इंडियन एम्पायर पद का उल्लेख किस निबंध में आया है? आप देख रहे हैं कि इसमें दो निबंध तो भारतेंदु हरिश्चंद्र के ही विकल्प में दिखाई पड़ रहे हैं। सही जवाब हो गया ऑप्शन बी, दिल्ली दरबार दर्पण, जो कि भारतेंदु हरिश्चंद्र का निबंध है। ठीक है, आगे बात करते हैं। अगला जो प्रश्न है पूछा जा रहा है कि मनुष्य की आदिम बर्बर प्रवृत्ति का वर्णन निम्न में से किस निबंध में प्राप्त होता है? उठ जाग मुसाफिर, नाखून क्यों बढ़ते हैं, दिल्ली दरबार दर्पण, संस्कृति और सौंदर्य। तो आप देख रहे हैं कि आपके सिलेबस में लगे हुए निबंधों को ही ऑप्शन में रखा गया है। पूछा गया कि मनुष्य की आदिम बर्बर प्रवृत्ति का वर्णन निम्न में से किस निबंध में प्राप्त होता है? तो इसका जो यहाँ पर सही जवाब है ऑप्शन बी, नाखून क्यों बढ़ते हैं। और ये किसका निबंध हो सकता है, आपके दिमाग में आ गया होगा। आगे बात करते हैं। अगला जो प्रश्न है पूछा गया कि माटी की मूर्तें पुस्तक में कितने शब्द चित्र संकलित हैं? माटी की मूर्तें जो शब्द चित्र है, कई बार पूछ लिया जाता है किस विधा में, तो यहाँ पर शब्द चित्रों की संख्या कितनी है? ऑप्शन दिया गया 12, 10, 11, 13। तो अगर आपके पास पुस्तक होगी माटी की मूर्तें, तो विषय सूची आप देखेंगे तो इसमें कुल 12 शब्द चित्रों की चर्चा की गई है। सही जवाब हो गया ऑप्शन ए। आगे बात करते हैं। अगला जो प्रश्न है कि ये नदियां इस देश की रक्तवाहिनी शिराओं के समान जीवनदायक भी रही हैं, यह कथन किस रचना से उद्धृत है? ये नदियां इस देश की रक्तवाहिनी शिराओं के समान जीवनदायक भी रही हैं, कथन किससे उद्धृत किया गया? ऑप्शन दिया गया मुर्दैया, ठकुरी बाबा, माटी की मूर्तें, आवारा मसीहा। तो इसका सही जवाब आपके मन में जरूर आ रहा होगा कि हमने तो कहीं कहीं जरूर पढ़ा है इसको। सही जवाब हो गया ऑप्शन बी, ठकुरी बाबा। आगे बात करते हैं जो आज का आखिरी प्रश्न हो सकता है। पूछा गया कि भूतही पारिवारिक पृष्ठभूमि किस आत्मकथा का प्रथम अध्याय है? ऑप्शन दिया गया मुर्दैया, जूठन, एक कहानी अभी, क्या भूलूं क्या याद करूं। तो भूतही पारिवारिक पृष्ठभूमि किस आत्मकथा से है? तो सही जवाब आपके दिमाग में आ गया कि ऑप्शन ए, मुर्दैया, तुलसी राम की जो आत्मकथा है उसका पहला ही चैप्टर है यहाँ पर। और इस आत्मकथा के चैप्टर्स पे हमने कई बार चर्चा की हुई है, सारी चीजें इस चैनल पर उपलब्ध हैं। स्थापना दी गई है, संत काव्य अकृत्रिम, सहज एवं अनुभूति जन्य है, आचरण की शुद्धता पर बल देकर एवं बाह्य आडंबरों का खंडन करके उन्होंने समाज को एक नई दिशा दी। तर्क दिया जा रहा है कि लोकहित एवं लोक मंगल का भाव भक्तकालीन संत कवियों का प्रयोजन था, यानी कि उद्देश्य था। तो हमें स्थापना और तर्क दोनों में सामंजस्य स्थापित करते हुए बताना है कि कौन इसमें सही है और कौन गलत है। तो आप देख रहे हैं कि बताया गया कि संत काव्य यानी कि जो निर्गुण धारा के कवि हैं उनमें अकृत्रिमता यानी बनावटीपन नहीं है, सहज और अनुभूति जन्य है, आचरण की शुद्धता पर बल देकर बाह्य आडंबरों का खंडन करके उन्होंने
समाज को एक नई दिशा दी है। आप देखें कबीर, ठीक है, रैदास, नानक, जितने भी हैं, करीब 10-12 कवियों का हम नाम लें तो सभी एक ही प्रवृत्ति की ओर थे, जिन्होंने तमाम बाह्य आडंबरों का खंडन करते हुए, आचरण की शुद्धता पर जोर देते हुए समाज को एक नई दिशा देने का प्रयास किया है। इसीलिए कई बार कहा जाता है कि इनमें आधुनिक भावबोध था। ये भी कई बार सवाल पूछा जाता है कि कौन आधुनिक रहा है, कबीर या तुलसी। इसको लेकर विवाद भी होता है, लोग अपने अपने विचारों को देते हैं। ये आधुनिक शब्द उसी के लिए कि जो अपने समय और समाज में जो भी कुरीतियां हैं या फिर दिक्कतें हैं, समस्याएं हैं, उनकी आलोचना करके समाज को एक नई दिशा दे, तो इसको कहा जाता है आधुनिक। ये नहीं है कि वो केवल कपड़े लत्ते और ऊपर के दिखावापन से आधुनिक दिखाई दे, उसको आधुनिक नहीं कहा जाता है। कहा जाता है कि ड्रेस से आपकी आधुनिकता का पता नहीं चलता, बल्कि आपकी सोच से पता चलता है। तो देखिए यहाँ पर संत काव्य के बारे में बात की गई है। आपने भी निर्गुण काव्य धारा की प्रवृत्तियों को पढ़ा होगा, उसी से जोड़कर सवाल बनाया गया है। तर्क दिया गया कि लोकहित एवं लोक मंगल का भाव भक्तिकालीन संत कवियों का प्रयोजन था, उद्देश्य था। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि स्थापना भी सही है और तर्क भी सही है, यानी कि सही जवाब हो गया ऑप्शन बी। ए और आर दोनों सही है। भक्ति काल में लोक मंगल और लोकहित को काफी ध्यान में रखा गया है, चाहे वो निर्गुण धारा की कवि हो, चाहे सगुण धारा की कवि हो। आगे बात करते हैं, अगला जो प्रश्न है, प्रकाशन वर्ष के अनुसार भारतेंदु के नाटकों का सही अनुक्रम है। भारतेंदु के नाटकों का नाम यहाँ पर दिया गया है, प्रेम योगिनी, भारत दुर्दशा, नील देवी, अंधेर नगरी। यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे होंगे आप, तो भारत दुर्दशा को विस्तार से हमने बताया हुआ है, अंधेर नगरी पर भी विस्तार से चर्चा की है। तो इन दोनों नाटकों को तो आप जानते हैं कि इनका प्रकाशन वर्ष क्या रहा है। हालांकि भारत दुर्दशा की प्रकाशन को लेकर अलग अलग किताबों में अलग अलग बातें हैं, यहाँ पर अभी हम 1880 मानेंगे। अंधेर नगरी को आप जानते हैं कि 1881 में। अब आपके मन में आ रहा होगा कि प्रेम योगिनी का प्रकाशन कब था, 1875 ईस्वी में, और नील देवी का आप देखेंगे कि 1881 ईस्वी में। तो इन सभी विकल्पों में सबसे सटीक जो विकल्प आपको दिखाई दे रहा है, ऑप्शन ए दिखाई दे रहा है, ठीक है। आप मिलान कर लीजिए नीचे के बी सी डी, तो सही जवाब हो गया ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, अज्ञेय किस काव्य धारा के प्रवर्तक माने जाते हैं? छायावाद, प्रयोगवाद, रोमांटिसिज्म, प्रगतिवाद। अज्ञेय यानी सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन, अज्ञेय किस काव्य धारा के प्रवर्तक माने जाते हैं? आपका दिमाग तुरंत रीड कर चुका होगा, सही जवाब है ऑप्शन बी, प्रयोगवाद। और ये वो दौर था जब तार सप्तक का संपादन अज्ञेय ने किया और उसमें शिल्प पर ज्यादातर जोर दिया, शिल्प के आधार पर ही प्रयोग करने का प्रयास ज्यादा किया गया था। तो इस तरीके से इसका सही जवाब क्या हो गया, ऑप्शन बी हो गया। आगे बात करते हैं, अगला जो प्रश्न है, पूछा गया कि आंगन के पार द्वार रचना किसकी है? ऑप्शन दिया गया अज्ञेय, भवानी प्रसाद मिश्र, मुक्तिबोध, केदारनाथ अग्रवाल। मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारे सभी विद्यार्थी जानते हैं कि आंगन के पार द्वार किसकी रचना है। इस पे कोई खास पुरस्कार भी मिला हुआ था, वो पुरस्कार भी आपके दिमाग में आ गया होगा। ऐसे विद्यार्थी मान लीजिए उनको बिल्कुल नहीं पता है कि आंगन के पार द्वार किसकी रचना है, तो कई बार परीक्षाओं में आगे और पीछे के क्वेश्चन आपस में मिलते जुलते रहते हैं, तो इस ट्रिक को भी आप अंतिम समय में प्रयोग में ला सकते हैं। सही जवाब है ऑप्शन ए, अज्ञेय द्वारा रची गई रचना का नाम है आंगन के पार द्वार। अगला प्रश्न है, भस्मांकुर के कवि कौन है? छोटे छोटे प्रश्न है लेकिन कट ऑफ बनाने में काफी इनका रोल है। भस्मांकुर के कवि कौन है? ऑप्शन दिया गया शिव मंगल सिंह सुमन, दिनकर, नागार्जुन, शमशेर। तो इसका सही जवाब आपके मन में जरूर आना शुरू कर दिया होगा। सही जवाब है ऑप्शन सी, नागार्जुन, बाबा नागार्जुन, यानी कि वैद्यनाथ मिश्र, जिनका कि नाम आपने पढ़ा होगा, उनके द्वारा लिखी गई रचना का नाम है भस्मांकुर। अगला प्रश्न है, कुंवर नारायण के आत्मजयी में प्रमुख पात्र कौन है? यहाँ पर बता दिया गया रचना का नाम और रचनाकार का भी नाम। सवाल पूछा गया पात्र के आधार पर। ऑप्शन दिया गया है कि आत्मजयी में कौन सा पात्र है? कर्ण, कृष्ण, युधिष्ठिर, नचिकेता। ठीक है, तो आत्मजयी काफी फेमस काव्य संग्रह। सही जवाब है इसका ऑप्शन डी, नचिकेता। अगला प्रश्न है, रामदास की हत्या किसकी कविता? ऑप्शन दिया गया है शमशेर, रघुवीर साहब, अज्ञेय, धूमिल। तो इसका सही जवाब आपके मन में आना शुरू कर दिया होगा।
ठीक है, इसका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन बी, रघुवीर सहाय। रामदास की हत्या, जबरदस्त तरीके की कविता है। अगर हम नई कविताओं की बात करें या फिर जो अकविता का दौर शुरू होता है उसके जस्ट संक्रमण काल की ही कविता है रामदास की हत्या, जिसमें कि घोषित कर दिया गया कि आज रामदास की हत्या होगी, और हत्यारा पूरे भीड़ को चीरते हुए वहां पर पहुंचता है और कैसे भीड़ को ढकेल देता है। आपको समय मिले तो जरूर इस कविता को आप पढ़िए, जबरदस्त तरीके की कविता है। आगे बात करते हैं, अगला जो प्रश्न है पूछा गया कि प्रतिभैव श्रुताभ्यास सहिता कविताम प्रति हेतुर्मद अम्बुद संबद्ध बीजोत्पत्तिर्तारमीव, उक्त कथन किस आचार्य का है? ठीक है, तो एक तरीके से आप देख रहे हैं कि भारतीय काव्य शास्त्र से रिलेटेड एक क्वेश्चन। ऑप्शन दिया गया है दंडी, भामह, हेमचंद, जयदेव। तो इसका सही जवाब हमें बताना है कि प्रतिभैव श्रुता अभ्यास संहिता कविताम प्रति, ये किसका कथन है, किस आचार्य का है? हो सकता है कि आपके लिए नया प्रश्न भी हो। सही जवाब है ऑप्शन डी, जयदेव का है। जयदेव का तो एक है, आपने अंगी ऐसे करके पढ़ा होगा, लेकिन यहाँ पर एक नया कथन आप देख रहे हैं जयदेव का। अगला प्रश्न है, सद्य पर निवृत्ते को किस आचार्य ने प्रमुख काव्य प्रयोजन माना है? अक्सर मैं कहता हूं कि आचार्य मम्मट का जो काव्य प्रयोजन है वो परीक्षाओं के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है। काव्यम यशसे अर्थकृत्य व्यवहार विदे शिवेत्रक्षते सद्य पर निवृत्ते, आप देख रहे हैं कि दूसरी पंक्ति में ये शब्द आया हुआ है। अगर ये श्लोक आपको पूरा याद रहता है तो आप न जाने कितनी परीक्षाओं में बढ़त बना लेंगे। ऑप्शन दिया गया मम्मट, वामन, कुंतक, भामह। चर्चा में ही हमने बता दिया कि ये मम्मट द्वारा माना गया काव्य प्रयोजन है। मम्मट ने कुल 6 काव्य प्रयोजनों की चर्चा की है। ठीक है, उनको आप बिल्कुल ध्यान में रखिए। जिस श्लोक की मैंने बात की उसमें वो 6 काव्य प्रयोजन आ जाएंगे। वैसे भी मम्मट को हम सर्वग्राही आचार्य के रूप में जानते हैं, आलोचक के रूप में जानते हैं। अगला प्रश्न है, धर्मार्थ काम मोक्षेश वैचक्षण्यम कलासुच करोति कीर्ति प्रीति च साधु काव्य निबंधनम, काव्य प्रयोजन के संबंध में कहा गया उक्त श्लोक किस आचार्य का है? तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि काव्य प्रयोजन से संबंधित है कि धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष सभी से युक्त और जो भी काव्य है उचित अर्थ में लिखा गया हो तो वो काव्य प्रयोजन के तौर पर देखा जा सकता है। किसका श्लोक है यहाँ पर बताया गया है? कीर्ति और प्रीति के लिए भी इसमें 2 शब्द जोड़े गए हैं। ठीक, तो सही जवाब हो गया यहाँ पर जो ऑप्शन दिया गया भरत, मम्मट, भामह, विश्वनाथ। सही जवाब है आपके दिमाग में आ गया है ऑप्शन सी, भामह का है। ठीक है ना, तो यहाँ पर आप देखिए, ध्यान में रखिए, पुरुषार्थों का जिक्र किया गया है। ठीक है, और कीर्ति और प्रीति 2 और शब्दों को यहाँ पर जोड़ा गया है। तो ध्यान में रखिए, क्योंकि काव्य प्रयोजन को लेकर काफी विवाद भी रहा है, अलग अलग लोगों ने अलग अलग काव्य प्रयोजनों को माना है। आगे बात करते हैं, अगला जो प्रश्न है, भारत के प्रसिद्ध रस सूत्र विभावानुभाव व विचारी संयोगाद रस निष्पत्ति में रस के किस अवयव का उल्लेख नहीं है? अच्छा प्रश्न यहाँ पर पूछा गया कि जो भरत मुनि द्वारा दिया गया रस सूत्र है, जिसकी व्याख्या आगे चलकर 4 आचार्यों ने की थी, भट्ट, लोलट, भट्टनायक, शंकुक और अभिनवगुप्त ने, उस रस सूत्र में भरत ने किस अवयव का प्रयोग नहीं किया है, उल्लेख नहीं किया है? ऑप्शन दिया गया स्थायी, उद्दीपन, आलंबन, संचारी। तो इसका सही जवाब यहाँ पर आप देख रहे हैं। आपको बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं, यहाँ पर देखने की बात है कि स्थायी शब्द आप देख रहे हैं कहीं पर नहीं। सही जवाब हो गया ऑप्शन ए। बाकी जो यहाँ पर दिए गए हैं उद्दीपन, आलंबन, संचारी, ये सब विभाव, भाव, इन सब के जो भी भेद हैं उनको यहाँ पर पॉइंट के रूप में रख दिया गया। स्थायी भाव का जिक्र कहीं भी रस सूत्र में नहीं किया गया है। ठीक है, आगे बात करते हैं, अगला जो प्रश्न है, गिरे कंपे कछु कछु रहे कर पसीज लपटाए लीने मुठी गुलाल भरी छुटत झूठी हवय जाए, यह दोहा निम्नलिखित में से किस विषय का उत्कृष्ट उदाहरण है? गिरे कंप कछु कछु रहे कर पसीज लपटाए लीने मुठी गुलाल भरी छुटत झूठी हवय जाए। तो इसमें कौन सा है? विभाव, अनुभाव, संचारी भाव, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही जवाब यहाँ पर ऑप्शन बी है, इसमें अनुभाव की चर्चा की गई। ठीक है, आप जैसा कि जानते हैं कि अनुभावों की संख्या कुल कितनी है? ठीक है, अनुभावों की संख्या कुल 4 है, तो उसी का यहाँ पर उदाहरण दिया गया है। आगे बात करते हैं, वैसे देखेंगे आप
कि विभाव 2 हो गए, संचारी भावों की संख्या 33 आप जानते हैं। तो यहाँ पर आप इस तथ्य को भी बिल्कुल ध्यान में रखिए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक रामविलास शर्मा की नहीं है? तो खास आलोचक रामविलास शर्मा को केंद्र में रखते हुए सवाल पूछा गया है। भारतीय संस्कृति और हिंदी प्रदेश, हिंदी जाति का साहित्य, साहित्य के समाज शास्त्र की भूमिका, प्रगतिशील साहित्य की समस्याएं। इसमें से हमें बताना है कि कौन सी पुस्तक रामविलास शर्मा की नहीं है। ठीक है, तो सही जवाब हो गया यहाँ पर ऑप्शन सी, साहित्य के समाजशास्त्र की भूमिका रामविलास शर्मा की नहीं है, बल्कि प्रोफेसर मैनेजर पांडे द्वारा लिखी गई ये पुस्तक है। जब आप एमफिल इत्यादि में पढ़ने जाएंगे तो ये पुस्तक उस समय काम में आती है। और बाकी वैसे भी आपकी रुचि है तो जरूर इस किताब को आप पढ़ सकते हैं। ये किताब हमने जेएनयू में पढ़ाई के दौरान खरीदी भी थी और पढ़ी भी थी। तो रामविलास शर्मा की पुस्तक कौन कौन सी हैं? भारतीय संस्कृति और हिंदी प्रदेश आप देख रहे हैं, हिंदी जाति का साहित्य, प्रगतिशील साहित्य की समस्याएं, ये सब रामविलास शर्मा द्वारा लिखी गई हैं। साहित्य के समाजशास्त्र की भूमिका उन्हीं के विचारधारा पर चलने वाले प्रोफेसर मैनेजर पांडे की। आगे बात करते हैं, अगला जो प्रश्न है, अरस्तु के कलात्मक अनुकरण का विषय क्या है? ऑप्शन दिया गया, क्रियाशील मनुष्य, कल्पना, प्रकृति, यथार्थ। तो अरस्तु के अनुकरण सिद्धांत पर जब भी बात की जाती है तो उसमें आप देखेंगे कल्पना की भी बात है, प्रकृति की भी बात है, यथार्थ की भी चर्चा कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमें किसी भी विकल्प को 100% बताना बड़ा मुश्किल है, फिर भी मैं जा रहा हूं ऑप्शन बी के साथ, कल्पना। आप सभी कमेंट्स करके बता सकते हैं कि कलात्मक अनुकरण का विषय अरस्तु ने क्या क्या रखा हुआ है। उन्होंने कल्पना की भी बात की है, प्रकृति की भी बात की है, और जो जैसा है यानी यथार्थ की भी बात की हुई। बाकी क्रियाशील मनुष्य ही इन सारी चीजों को देख सकता है, अनुभूत कर सकता है, लेकिन कल्पना का तत्व इसमें प्रमुख है। कल्पना व्यक्ति को क्रियाशील भी बनाती है। ठीक है ना? तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर थोड़ा सा विवादित है। आगे बात करते हैं, अगला जो प्रश्न है, पूछा गया कि लोनजाइनस ने रचना की उदात्तता के लिए कितने गुणों का समाहार आवश्यक माना है? ऑप्शन दिया गया 3, 4, 5, 7। तो लोनजाइनस और उदात्त सिद्धांत की जब भी बात की जाती है आपके मन में तुरंत आ जाता है कि इन्होंने 5 गुणों को माना हुआ है। ठीक है, और उसमें 5 गुण कौन से हैं? सबके पहले उदात्त शब्द लगा हुआ है, तो आप अपने दिमाग में रखिए कि इसीलिए लोनजाइनस के सिद्धांत को उदात्त तत्व का सिद्धांत भी कहा गया है। उदात्त मनोभाव की बात की है। ठीक है, इसके बाद उन्होंने बात की उदात्त विषय के रूप में, फिर बात की उदात्त अलंकृति, उदात्त यहाँ पर विशेषण के तौर पर आप देख रहे हैं कि प्रयुक्त हुआ है, फिर उदात्त भाषा शैली की बात की गई है, और आखिर में बात की गई गरिमामयी रचना विधान। ये देखिए खास चीज आपको ध्यान में रखना है, इन 5 तत्वों को लोनजाइनस ने अपने काव्य सिद्धांत के अंतर्गत रखा हुआ। ठीक है, तो इनको आप आगे की परीक्षाओं के लिए बिल्कुल ध्यान में रखिए। हो सकता है कि बदलते हुए पैटर्न में इन्हीं में से 3 नाम दे दिए जाएं और सही कूट पूछ लिए जाए कि इसमें सही कूट क्या हो सकता है। यहाँ पर तो सीधा सीधा प्रश्न पूछा गया है, लेकिन आगे इस तरीके की संभावना बन सकती है। आगे बात करते हैं, अगला जो प्रश्न है कि विरेचन किसका दूसरा नाम है? ऑप्शन दिया गया क्रोध, आलस्य, शुद्धिकरण, लेप। ठीक है, तो यहां पर आप देख रहे हैं कि विरेचन सिद्धांत का दूसरा नाम, वैसे आपके दिमाग में आना शुरू कर दिया होगा कि आखिरकार विरेचन सिद्धांत किसने दिया था। कथारसिस इस शब्द के लिए यूनानी शब्द का प्रयोग किया जाता है, तो किसने दिया था वो तो आपके दिमाग में आ गया होगा। इसका जो दूसरा नाम है वो है ऑप्शन सी, शुद्धिकरण। इसको हम चिकित्सा शास्त्र से भी जोड़कर देखते हैं। ये भी सवाल पूछा जाता है कि अरस्तु का विरेचन सिद्धांत किस शास्त्र पर आधारित है? तो चिकित्सा यानी शुद्धिकरण पर आधारित है, जिसमें कि मनोभावों के शुद्धिकरण की बात की गई है। आगे बात करते हैं, अगला जो प्रश्न है जाना माना प्रश्न, पूछा गया कि क्रोचे का अभिव्यंजनावाद कुंतक के वक्रोक्ति सिद्धांत का विलायती उत्थान है, ऐसा किसने कहा है? ऑप्शन दिया गया रामविलास शर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, नगेंद्र। तो क्रोचे का अभिव्यंजनावाद यानी क्रोचे के अभिव्यंजनावाद और कुंतक के वक्रोक्ति सिद्धांत की तुलना करते हुए कहा गया कि जो बात कुंतक बहुत पहले कह चुके थे वही बात बाद में चलकर क्रोचे ने कहा, इसलिए कहा जा सकता है कि क्रोचे का जो अभिव्यंजनावाद सिद्धांत है वो विलायती उत्थान कहा जा सकता है। ठीक है, तो
किसने कहा? सही जवाब है ऑप्शन सी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा। ये सवाल भी कई बार परीक्षाओं में आता रहता है, तो नया प्रश्न तो नहीं है, कुछ नए प्रश्न जरूर आपके सामने आए होंगे जो कि आपके दिमाग को थोड़ा सा खोलने में कारगर साबित हुए होंगे। अगला जो प्रश्न है पूछा गया, लोनजाइनस ने किस कला को आधार मानकर सिद्धांत को प्रतिपादित किया है? चित्रकला, नृत्य कला, संगीत कला, भाषण कला। तो लोनजाइनस ने जो भी अपना उदात्त सिद्धांत दिया हुआ है, जिसकी चर्चा हमने 45 नंबर के क्वेश्चन में की है, वो किस कला को आधार बनाकर किया हुआ है? हमने सभी कलाओं का नाम यहाँ पर लिया हुआ है, ठीक है। जब आप किताबों को पढ़ेंगे तो उसमें सही जवाब तो हो रहा है इसका भाषण कला, लेकिन यहाँ पर एक शब्द का प्रयोग किया गया है वक्तृत्व कला, ठीक है ना। तो अगर भाषण के स्थान पर वक्तृत्व होता तो ज्यादा बेहतर होता। अगला प्रश्न है, रिचर्ड्स के अनुसार कवि में संप्रेषण की क्षमता होनी चाहिए। आइए रिचर्ड्स की बात की जा रही है, उनके अनुसार कवि में संप्रेषण की क्षमता होनी चाहिए। ईमानदारी से अनुभूति को पुनः प्रस्तुत की क्षमता रखता हो, कवि में कुछ ही बातों को अभिव्यक्ति क्षमता हो, लाक्षणिक शैली में कहने की क्षमता हो, काव्यात्मक शैली में कहने की क्षमता हो। तो तमाम क्षमताओं की बात यहाँ पर की गई है। तो क्या रिचर्ड्स का मानना रहा है कि कवि में कब संप्रेषण की क्षमता मानी जा सकती है? तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन ए, कि ईमानदारी से अनुभूति को पुनः प्रस्तुत की क्षमता रखता हो तो वो संप्रेषण की क्षमता में रखा जा सकता है। ये बात कही आइए रिचर्ड्स ने। अगला प्रश्न है, स्थापना और तर्क पर आधारित है। पूछा गया कि नया समीक्षक यह मानता है कि सर्जक के साथ प्रेषणीयता का नहीं अभिव्यक्ति प्रश्न रहता है। यहाँ पर थोड़ा सा एक कट गया है यहाँ पर, ठीक है। तो कुल मिलाकर सर्जक और संप्रेषणीयता का सिद्धांत की चर्चा यहाँ पर किया गया है। कहा गया कि क्योंकि शब्द सामूहिक संपत्ति है, संप्रेषण के लिए शब्द नहीं मिलते। तो हमें बताना है कि इसमें कौन सही और कौन सा गलत है। कहा गया इसमें कि नया समीक्षक यह मानता है कि सर्जक के संप्रेषणीयता का नहीं अभिव्यक्ति का प्रश्न महत्वपूर्ण रहता है। जो ऊपर बात की गई संप्रेषण की, लेकिन दो चीजें हैं, एक तो संप्रेषण है, दूसरी है अभिव्यक्ति। इन दोनों को लेकर हमेशा विवाद रहा है, इन दोनों में बहस रही है। खासतौर से आप अगर हिंदी आलोचना में बात करें तो अज्ञेय और मुक्तिबोध दोनों कवि आलोचकों ने भी इन बिंदुओं पर बातचीत किया हुआ है। माना जा रहा है कि संप्रेषण उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि अभिव्यक्ति। जैसे मैं आप सभी से जो भी बातें कर रहा हूं वो अपनी बातों को मैं अभिव्यक्त कर रहा हूं, तो ये तो महत्वपूर्ण है ही, लेकिन जो भी मैंने आपके सामने बातें रखी हैं, अभिव्यक्ति की है, वो आप तक संप्रेषित हो रहा है कि नहीं, वो भी महत्वपूर्ण है। जैसे स्वतंत्र तरीके से पूछा जाए तो मेरे हिसाब से अभिव्यक्ति और संप्रेषण दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। जो भी बात आप कर रहे हैं वो सामने वाले तक संप्रेषित हो तो ये बात सही है। लेकिन नए समीक्षकों की हम बात करें तो उसमें अभिव्यक्ति के प्रश्न को ज्यादा केंद्र में रखा गया है। इसीलिए एक आपने लाइन पढ़ी होगी कि अभिव्यक्ति के सारे खतरे उठाने होंगे, ये पढ़ा होगा आपने मुक्तिबोध का। तो ये यहाँ पर ये भी बात सही है। और क्योंकि शब्द सामूहिक संपत्ति है, संप्रेषण के लिए शब्द नहीं मिलते हैं, ये क्या है, ये भी बात सही है, ठीक है ना। कई बार लोग अपनी अभिव्यक्ति तो करते हैं लेकिन ठीक से उस बात को संप्रेषित नहीं करते हैं, उनको शब्द नहीं मिलते हैं, कई बार प्रतीकों का प्रयोग कर लेते हैं। तो इस तरीके से इसका जो सही जवाब यहाँ पर हो रहा है, ठीक है, सही जवाब हो रहा है ऑप्शन ए, ऑप्शन सी हो रहा है इसमें, ठीक, दोनों सही हैं, ए और आर। आगे बात करते हैं, अगला जो प्रश्न है सुमेलित करना है हमें। एलन टेट, लोनजाइनस, क्रोचे, रिचर्ड्स, इनके सिद्धांतों का नाम दिया गया है। बहुत ही इजी तरीके का प्रश्न है। तो लोनजाइनस काव्य में उदात्त तत्व, बी का एक हम देखते हैं कहीं पर है, ठीक है। फिर इसके बाद हम देख लेते हैं क्रोचे का अभिव्यंजनावाद, सी का 2। तो आप देख रहे हैं कि बी का 1 और सी का 2, ऑप्शन सी इसका क्या हो रहा है, सही जवाब हो रहा है। एलन टेट का संबंध किससे है, नई समीक्षा से, तो हम इसको मिला ही लेते हैं, ए का 3 हो गया, लोनजाइनस बी का 1, क्रोचे सी का 2 और रिचर्ड्स जो कि संप्रेषण सिद्धांत के लिए जाने जाते हैं वो हो गया डी का 4। तो सही जवाब हो गया ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है बहुविध चित्र बनाए के हरि रचियो क्रीड़ा रास, जे ही ने इच्छा झूली बे की ऐसी बुद्धि के ही पास, उपयुक्त पंक्तियां किसकी हैं? तो ऑप्शन दिया गया कबीरदास, तुलसीदास, सुंदरदास, सूरदास। तो किसकी पंक्तियां हैं, आपका दिमाग दौड़ना शुरू कर दिया होगा। सही जवाब है ऑप्शन ए, कबीरदास द्वारा लिखी गई पंक्तियां। अगला प्रश्न है
सूतल रहलू मैं नींद भरी हो, पिया दिहलें जगाए, चरण कवल के अंजन हो, नैना ले लूं लगाए। उपयुक्त पंक्तियां किस कवि की? ऑप्शन दिया गया धर्मदास, मलुकदास, लालदास, कबीरदास। तो ये पंक्तियां किसके द्वारा लिखी गई? सही जवाब है ऑप्शन डी, कबीरदास की ही ये पंक्ति है। ठीक है, अगला प्रश्न है, पूछा गया कि हरे हरे प्राण तंजहि सब नारी, जैसे कि इस पंक्ति में हरे हरे एवं नारी का अर्थ क्या है? थोड़ा सा ये देख रहे हैं आप, टेक्निकल तरीके का क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया। अब हमें बताना है कि इसमें जो हरे हरे प्राण आया हुआ है और नारी आया हुआ है, इसका अर्थ क्या है? ऑप्शन दिया गया हरे रंग से युक्त एवं स्त्री, धीरे धीरे एवं नारी, थम थम कर एवं समस्त स्त्रियां, हरित वस्त्र धारण किए हुए स्त्रियां। तो इसका जो सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन बी है कि धीरे धीरे एवं नाड़ी के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। ठीक है, हरे हरे मतलब धीरे धीरे, और नारी शब्द का अर्थ किसमें प्रयुक्त हुआ? नाड़ी के अर्थ में प्रयुक्त हुआ। आगे बात करते हैं, अगला जो प्रश्न है, निम्नांकित में तुलसीदास रचित पंक्तियों के विकल्प का चयन कीजिए। तो तुलसीदास की पंक्तियां दी गई हैं और नीचे विकल्प दिए गए हैं। प्रश्न थोड़ा सा बड़ा है। सुनि अस लिखा उठा जरि राजा, जानहु देव तड़पि घन गाजा, नृपन केरी आशा निसिनासी, वचन नखत अवली न प्रकाशी, श्वास समीर भेंट भई भोरे हूँ, ते मग पग न धरे हूँ तिहु पौन, जो सुख चहे तो लज्जा त्यागे, पिय से हिल मिल लागे, पेड़ काटिते पालव सींचा, मीन जियन हित बारी उलीचा। ये सब पंक्तियां हैं। हमें बताना है कि इसमें तुलसीदास की कौन सी पंक्ति है। ठीक है, तो इसमें आप देखेंगे कि तुलसीदास की पंक्ति में ऑप्शन दूसरा है, नृपन केरी आशा निसिनासी, और तीसरी पंक्ति है श्वास समीर भेंट भई भोरे। ठीक है, और फिर है पेड़ काटिते पालम सींचा। ये तीन जो पंक्तियां हैं यहाँ पर, ये तुलसीदास द्वारा लिखी गई हैं, यानी कि ऑप्शन दूसरा, तीसरा और पांचवा सही जवाब हो गया ऑप्शन ए। इस प्रश्न को आप ध्यान में रखिए, पंक्तियों को भी आप चाहें तो स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं, अगला जो प्रश्न है, नागमती वियोग खंड की पंक्तियां नहीं है, हमें बताना है। आप देख रहे हैं किस तरीके से नए पैटर्न के आधार पर कुछ कुछ प्रश्न यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं। नागमती वियोग खंड की पंक्तियां कौन सी नहीं है, हमें बताना है। धरती बान बेद सब राखी, साखी ठाड़ देहि सब साखी, सात समुद्र सत किन संभारू, जौ धरती का गुरु पहारू, पुनि बसंत ऋतु आव नवेली, सो रस सो मधुकर सो बेली, चुई चुई काजर आचर भीजा, तबहुन पिव कर रो पसीजा, नैन सीप मोती भरी आंसू, टूटी टूटी परही करही तन नासू। अब इसमें से हमें बताना है कि कौन पंक्तियां नहीं है, नहीं वाला बताना हमें। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन आप देख रहे हैं कि जो पहली पंक्ति है, धरती बान बेद सब राखी, ठीक है, वो इसमें नहीं है। फिर इसके बाद है दूसरी पंक्ति, सात समुद्र सत किन्न संभारू, और फिर है चौथी पंक्ति, चुई चुई काजर आचर भीजा, और फिर है इसमें पांचवी पंक्ति, नैन सीप मोती भरी आंसू, टूटी टूटी परही करही तन नासू। पंक्तियां नहीं है यहाँ पर पूछा गया है। सही जवाब इसका क्या हो रहा है? ऑप्शन बी हो रहा है। आगे बात करते हैं, अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित में सूरदास की पंक्तियां, सूरदास की पंक्तियां यहाँ पर पूछी गई। आपके मन में आ रहा होगा कि ये पंक्तियां आखिरकार सब पूछी कहां से जा रही हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास ग्रंथ को अपने ध्यान में रखिए। सूरदास की पंक्तियां यहाँ पर हमें बताना कि कौन सी हैं। ब्रज लोचन बिनु लोचन कैसे, प्रतिछिन अति दुख बाढ़त, गहे बिनु मकुरैन बिहाई, शशि बाहंत रहे ओनाई, याही भांति बुलाए मुकुरमय अति बल खंड खंड करी डारी, चल चकई वा सर विषय जह नहीं रैन बिछो, रहत एक रस दिवस ही सुहृद हंस सदो, सूत मागध बद बिरुद बरन वसुधव या वसुध्यव तात, राजभूषण अंग भ्राजत अहिर कहत लजात। इसमें से हमें बताना कि पंक्तियां हैं। ऑप्शन देख रहे हैं कि पहली जो पंक्ति दी गई है वो सही है, फिर इसके बाद तीसरी पंक्ति है, और फिर पांचवी पंक्ति है। ये सूरदास की पंक्तियां, यानी कि
इसका जो सही जवाब हो रहा है ऑप्शन सी हो रहा है, 1, 3 और 5। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित काव्य पंक्तियों को उनके कवियों के साथ सुमेलित कीजिए। काव्य पंक्तियां दी गई हैं और कवि दिए गए। हाथ में नारियल मुख में बीड़ा, मोतियन मांग भरी, आई सूर हुई तपुरे नाहा, तो ही बिनु जाड़न छुटे माहा, हमहु कहब अब ठकुर सुहाती, ना हित मौन रहब दिन राती, बिरह वियोग श्याम सुंदर के, ठाढ़े क्यों न जरे। तो कुछ पंक्तियां ऐसी हैं कि जिसको कि आप तुरंत कैच कर लेंगे कि कौन किसके द्वारा लिखी गई। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि इसमें जो ए ऑप्शन है वो किसकी पंक्ति है, वो है आपकी कबीरदास की। फिर आप देख रहे हैं कि जो बी वो है जायसी की, और जो सी है वो आप देख रहे हैं कि ये तुलसीदास की, और डी जो है वो है सूरदास की। तो इस तरीके से जो इसका ऑप्शन बन रहा है, सही जवाब हो गया ऑप्शन, नीचे तक हम जाते हैं, ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। 3, 4, 1, 2। ठीक, 3, 4, 1 और 2। आगे बात करते हैं, अगला जो प्रश्न है, यदि कहीं सौंदर्य है तो प्रफुल्लता, शक्ति है तो प्रणति, शील है तो हर्षपुलक, गुण है तो आदर, पाप है तो घृणा, अत्याचार है तो क्रोध, अलौकिकता है तो विस्मय, पाखंड है तो कुढ़न, शोक है तो करुण, आनंद उत्सव है तो उल्लास, उपकार है तो कृतज्ञता, महत्व है तो दीनता। आचार्य शुक्ल ने किस कवि के लिए उक्त प्रयोग किया है? देखिए, इस प्रश्न को पढ़ना भी एक कला है, कहां पर हमें कॉमा का ध्यान रखना है, कहां पर क्या रखना है, तभी एक प्रश्न आपको समझ में आएगा। ऑप्शन दिया गया है तुलसीदास, सूरदास, जयसी, कबीर। ये सभी बातें किसके संदर्भ में कही गई हैं? सही जवाब हो गया ऑप्शन ए, तुलसीदास के बारे में बात कही गई। आगे बात करते हैं, अगला जो प्रश्न है, मधुकर श्याम हमारे चोर, मन हरि लियो माधुरी मूरति, चिते नयन की कोर। उपरोक्त पंक्तियों में है पुनरावृत्ति, ध्वन्यात्मकता, विशेषण वक्रता, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें हमें बताना है कि आखिरकार क्या है। सही जवाब है ऑप्शन सी, विशेषण वक्रता है। अगला प्रश्न है, सूरदास हरि को सुमिरन करी, बहुरी न भव चली आवे, में नवधा भक्ति का कौन सा रूप है? नवधा भक्ति जिसमें कि 9 तरीके की भक्तियों की बात की गई है। सूरदास हरि को सुमिरन करी, बहुरी न भव चली आवे, वंदन, आत्मनिवेदन, कीर्तन, नाम स्मरण, इसमें किस तरीके की बात कही गई है? सही जवाब है ऑप्शन, सुमिरन की जब भी बात की जाए तो आपके दिमाग में स्मरण आना चाहिए। सही जवाब है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, ज्ञान मार्गी, प्रेम मार्गी, राम भक्ति धारा एवं कृष्ण भक्ति धारा के निम्नांकित कवियों का सही अनुक्रम उपयुक्त क्रमानुसार होगा। ज्ञान मार्गी, प्रेम मार्गी, राम भक्ति धारा और कृष्ण, 4 आपको यहाँ पर दिए गए, ध्यान में रखना है, उसके आधार पर क्रम बताना है। सुंदरदास, नारायण दास, ईश्वरदास, ध्रुवदास। ठीक है, तो टास्क मिला हुआ है, आप उस टास्क को देखते हुए बताइए। सही जवाब है इसका ऑप्शन डी, 1, 2, 3, 4। ठीक है, सुंदरदास ज्ञान मार्गी, नारायण दास प्रेम मार्गी, ईश्वरदास राम भक्ति, ध्रुवदास कृष्ण कृष्ण भक्ति। ये ऐसे नाम है जो कि ज्यादा चर्चा में नहीं रहते हैं। ठीक है ना, चर्चित नाम नहीं है सब, सुंदरदास को छोड़ दिया जाए तो। अगला प्रश्न है, इसमें इतिहासकार की पराजय है तो हो, इतिहास मेरे लिए कुछ नहीं, घटनाओं का अनुभव भी कुछ नहीं है, जीवन का अंतिम मान है उसका प्यार, किस पात्र के संवाद? होरी, प्रशांत, शशि, शेखर। तो इसमें हमें बताना है कि ये किसकी बात की जा रही है, किस पात्र का संवाद यहाँ पर रखा गया है। सही जवाब है ऑप्शन डी, शेखर एक जीवनी से लिया गया है। शेखर का मानना है कि इसमें इतिहासकार की पराजय है तो हो, इतिहास मेरे लिए कुछ नहीं है, घटनाओं का अनुभव भी कुछ नहीं है, जीवन का अंतिम मान है उसका प्यार। ये बात किसने कही? शेखर ने कही। अगला प्रश्न है कि पद्मावत में कितने खंड हैं? पद्मावत जो कि नागमती वियोग जो आपका है, पाठ्यक्रम में भी कई बार आपने देखा भी होगा, उसमें कुल कितने खंड हैं पद्मावत के बारे में पूछा गया। ऑप्शन दिया गया 15, 28, 42, 58। सही जवाब हो गया ऑप्शन डी, 58 खंडों की बात की गई। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित आलोचकों को उनकी आलोचनात्मक कृतियों के साथ सुमेलित कीजिए। आधुनिक हिंदी कविता के सृजनात्मक संदर्भ, रीति और शैली, 6वां दशक, मध्यकालीन धर्म साधना, भारतीय सौंदर्य बोध और तुलसीदास। इसमें से हमें बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। ठीक है, ए का 4 हो गया, मध्यकालीन धर्म साधना,
हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक, इसके बाद है नंद दुलारे वाजपेयी, आधुनिक हिंदी कविता के सृजनात्मक संदर्भ। बल्कि यहाँ पर आप देख रहे हैं थोड़ी, नंद दुलारे वाजपेयी का हो गया रीति और शैली। ठीक है, दूसरा हो गया रामविलास शर्मा, भारतीय सौंदर्य बोध और तुलसीदास, पांचवा हो गया इनका विजय देवनारायण शाही, छठवां दशक। ठीक, तो इस तरीके से इसका जो कूट बन रहा है, ऑप्शन ए यहाँ पर सही जवाब हो रहा है, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित पुस्तकों को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। नई कविता और अस्तित्ववाद, आधुनिक हिंदी कविता में प्रेम और श्रृंगार, हिंदी साहित्य के 80 वर्ष, रंग दर्शन। इन सभी को हमें मिलाना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम मिलाते हैं इसको। नई कविता और अस्तित्ववाद, तुरंत आपके दिमाग में आ गया होगा, रामविलास शर्मा का हो गया। फिर इसके बाद हिंदी साहित्य के 80 वर्ष, हिंदी साहित्य के 80 वर्ष, या फिर हम रंग दर्शन को मिला लेते हैं, डी का 3 हो गया। एक लग रहा कि नीचे भी हिंदी साहित्य के 80 वर्ष के रूप में शिवदान सिंह चौहान। ठीक है, तो ये हो गया। अब हम मिला लेते हैं कि ए का 4 किस में दिया गया। थोड़ा सा प्रश्न लंबा है। ए का 4 आप देख रहे हैं सी में है, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 4 2 5 3, 4 2 यहाँ पर, यानी कि रांगे राघव ने लिखा आधुनिक हिंदी कविता में प्रेम और श्रृंगार। तो जो कूट बन रहा है 4 2 5 3। आगे के लिए जरूर इन रचनाकारों और रचनाओं को ध्यान में रखिए, मे बी वन लाइनर में आ जाए सब। निम्नलिखित पुस्तकों को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। किताबों का नाम दिया गया है और रचनाकार है। हिंदी आलोचना की परंपरा और आचार्य रामचंद्र शुक्ल, उपन्यास और लोकतंत्र, लोकवादी तुलसीदास, मध्यकालीन रस दर्शन और मध्यकालीन सौंदर्य बोध। इधर नाम दिया गया है रामचंद्र तिवारी, मैनेजर पांडे, शिव कुमार मिश्र, रमेश कुंतल मेघ, विश्वनाथ त्रिपाठी। तो हमें मिलान करना है, तो मिलाते हैं। हिंदी आलोचना की परंपरा और रामचंद्र शुक्ल पुस्तक लिखी है शिव कुमार मिश्र ने। इसके बाद है उपन्यास और लोकतंत्र, मैनेजर पांडे, लोकवादी तुलसीदास, विश्वनाथ त्रिपाठी, और जो एक नाम और बच रहा है वो हो गए डी का हो गया रमेश कुंतल मेघ। ठीक है, तो इस तरीके से इसका जो कूट बन रहा है आप देख रहे हैं कि ए का 3 बन गया, बी का 2, सी का बन गया यहाँ पर 5 और डी का बन गया 4। ठीक है, तो इस तरीके से इसका जो सही जवाब हो रहा है ऑप्शन सी हो रहा है। यहाँ पर ध्यान में रखिए कि हिंदी आलोचना और आचार्य रामचंद्र शुक्ल को ध्यान में रखते हुए कई आलोचकों ने लिखा हुआ है, लेकिन ये पुस्तक किसके, शिव कुमार मिश्र के। जरूर ध्यान में रखें, क्योंकि रामचंद्र तिवारी, रामविलास शर्मा अगर ऑप्शन होता तो ये प्रश्न और कठिन हो जाता। आगे बात करते हैं। अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित आलोचकों को उनकी कृतियों के साथ सुमेलित कीजिए। सामना, मध्यकालीन हिंदी काव्य भाषा, हिंदी आलोचना का दूसरा पाठ, सिद्धांत और अध्ययन, उपन्यास की संरचना। हमें बताना है इसमें कि इसका सही जवाब क्या हो सकता है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर कि रामस्वरूप चतुर्वेदी, मध्यकालीन हिंदी काव्य भाषा, ए का यहाँ पर 2 हो गया। इसके बाद गोपाल राय की जो पुस्तक का नाम है वो हो गया आपका उपन्यास की संरचना, यानी कि बी का 5। निर्मला जैन की पुस्तक का नाम है यहाँ पर हिंदी आलोचना का दूसरा पाठ, और वीर भारत तलवार की पुस्तक का नाम है यहाँ पर सामना। ठीक, तो जो कूट बन रहा है 2 5 3 1, 2 5 3 1 बन रहा है, ऑप्शन बी इसका यहाँ पर सही जवाब। इसमें वीर भारत तलवार उन सौभाग्यशाली विद्यार्थियों में रहा कि इनसे मुझे प्रेमचंद स्पेशल पेपर पढ़ने का मौका मिला, और जहां पर इनकी पुस्तक का नाम है सामना, वहीं इनकी एक और बेहतरीन पुस्तक है जिसका नाम है रस्सा कसी। ठीक है, जेएनयू के विद्यार्थी बिल्कुल इन किताबों से परिचित होंगे, बाकी इस वीडियो के माध्यम से आप सभी भी परिचित हो गए। आगे बात करते हैं। अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों को उनके आलोचकों के साथ सुमेलित कीजिए। कथन दिए गए हैं और हमें बताना है कि किसका है। सामूहिक आनंद की धारणा ही वेदांत सत्ता के मूल में है। तुलसी का सारा काव्य समन्वय की विराट चेष्टा है। नई कविता का भी कल्याण इसी में है कि वह इस रसमय बंधनों को स्वीकार कर ले। भक्ति आंदोलन एक जाति और जनवादी आंदोलन है। प्रश्न थोड़ा सा बड़ा पड़ रहा है, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि विकल्पों को मैं चाह के भी नहीं दिखा सकता यहाँ पर। ठीक, लेकिन फिर भी हमारी कोशिश है कि मैं इसके सही उत्तर को यहाँ पर बता दूं। तो आप देख रहे हैं कि विकल्प सब दिए गए हैं। ठीक है, हम मिलाते हैं यहाँ पर। पहले तो हम मिलान करेंगे इसका
जो यहाँ पर भक्ति आंदोलन एक जाति और जनवादी आंदोलन है, ये किसका हो गया? डी का 4। हम एक बार देख लेते हैं कि डी का 4 किसमें हो रहा है नीचे में। डी का 4 हो रहा है ऑप्शन डी, ठीक है ना। तो हम ऊपर मिलाने के लिए सही कूट यहाँ पर देख लेते हैं, 3 1 2 और 4, 31 24 हो रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम मिला लेते हैं एक बार, क्योंकि प्रश्न थोड़ा सा बड़ा हो रहा है, इसलिए ये भी ट्रिक है, आप इस चीज को ध्यान में रख लीजिए। 31 24 मैंने लिख दिया, अब आगे के लिए हम मिला लेते हैं, ठीक है। चलिए, तो ए का 3 हो गया, यानी कि सामूहिक आनंद की धारणा ही वेदांत सत्ता के मूल में है। ये बात किसने कही? नंद दुलारे वाजपेयी ने कही है। तुलसी का सारा काव्य समन्वय की विराट चेष्टा है, हजारी प्रसाद द्विवेदी। नई कविता का भी कल्याण इसी में है, वह इस रसमय बंधनों को स्वीकार कर ले, वह इस रसमय बंधनों को स्वीकार कर ले। ये बात किसने कही? ये बात कही है, जब भी रस इत्यादि की बात है तो नगेंद्र की बात वहां पर आ जाती है। तो सभी ऑप्शन यहाँ पर मिल गए, आप देख लिए कि किसका किसका है। आगे बात करते हैं, अगला जो प्रश्न है, स्थापना और तर्क पर आधारित शब्दार्थ सहित काव्यम आचार्य मम्मट द्वारा निरूपित संस्कृत के सर्वोत्तम परिभाषा है, क्योंकि इससे बेहतर काव्य की परिभाषा नहीं दी जा सकती। हमें बताना है कि कौन सी बात सही है, कौन सी बात गलत है। शब्दार्थों सहित काव्यम मम्मट द्वारा नहीं दिया गया, बल्कि भामा द्वारा दिया गया है। अब आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से कथन और तर्क पर आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं, ऐसे ही पूछे जाते हैं, ठीक है। जब जानकारी होती है तो हम तुरंत इसको कर लेते हैं। तो मम्मट का नहीं, भामा का है, इसलिए बिल्कुल गलत है। और कहा गया कि क्योंकि इससे बेहतर काव्य की परिभाषा नहीं दी जा सकती, ये तो और गलत है। सही जवाब हो गया ऑप्शन सी। हर आचार्य, हर जितने भी भारतीय काव्य शास्त्री रहे हैं या फिर हिंदी आलोचकों की बात करें, तो सभी ने काव्य को परिभाषित करने का प्रयास किया है। और उसपे तो कविता क्या है, नाम से निबंध भी लिख दिया आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से राजेंद्र यादव का उपन्यास नहीं है। प्रेत बोलते हैं, उखड़े हुए लोग, शाह और शाह और मात होना चाहिए था यहाँ पर, ठीक है, और अंधेरे बंद कमरे में। तो कौन सी रचना है जो कि उनकी नहीं है, यानी राजेंद्र यादव? सही जवाब हो गया ऑप्शन डी, ये तो मोहन राकेश की, ठीक है ना। अगला प्रश्न है, सचेतन कहानी आंदोलन के साथ किसका नाम जुड़ा हुआ है? ऑप्शन दिया गया गंगा प्रसाद विमल, कमलेश्वर अगे, महीप। सचेतन कहानी की जब भी बात की जाएगी आपके दिमाग में आ जाएगा ऑप्शन डी, महीप सिंह। अगला प्रश्न है कि प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित उपन्यासों का सही अनुक्रम क्या है? तो कठगुलाब, बूंद और समुद्र, कुछ कुछ मात्रात्मक त्रुटियां भी इस पेपर में हैं। मैला आंचल, अमृत और विष। हमें बताना है कि आखिरकार इसका सही जवाब क्या होगा। सही जवाब यहाँ पर आप देख रहे हैं ऑप्शन बी है, मैला आंचल 1954, बूंद और समुद्र 1956, अमृत और विष आप देख रहे हैं कि 1966 में है, और कठगुलाब 1996 में। सही क्रम हो गया ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है कि प्रकाशन वर्ष के अनुसार जैनेन्द्र के उपन्यासों का सही अनुक्रम है। सुनीता, त्यागपत्र, कल्याणी, विवर्त, यही सब उपन्यास दिए गए हैं। सुनीता 1935, त्यागपत्र 1937, कल्याणी 1939। इतना तो ध्यान में रखिए कि 2-2 साल का क्या है, गैप है, रीजनिंग का क्वेश्चन है यहाँ पर। विवर्त हो गया 1953 में। इस तरीके से सही जवाब हो गया ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कहानियों को आरोही क्रम में रचना की दृष्टि से लिखिए। पंच परमेश्वर, मलबे का मालिक, उसने कहा था, आकाशदीप। तो आपको देखना है कि इसमें सही ऑप्शन क्या हो सकता है। सही ऑप्शन है बी, उसने कहा था, पंच परमेश्वर, आकाशदीप और मलबे का मालिक। सही जवाब हो गया ऑप्शन बी। जायसी एकांतिक प्रेम की गूढ़ता और गंभीरता के बीच जीवन के और अंगों के साथ उस प्रेम के संपर्क का स्वरूप कुछ दिखाते गए हैं। इससे उनकी प्रेम गाथा पारिवारिक और सामाजिक जीवन से विच्छिन्न होने से बच गई है। उपयुक्त कथन किसका है? ऑप्शन दिया गया है महावीर प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, भागीरथ मिश्र, माता प्रसाद गुप्त। तो ये किसका कथन है, आप सभी को बताना है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, रामचंद्र शुक्ल का ये कथन है। जायसी का मूल्यांकन करते हुए उन्होंने इस बात को कहा है कि जायसी एकांतिक प्रेम की गूढ़ता और गंभीरता के बीच जीवन के और अंगों के साथ उस प्रेम के संपर्क का स्वरूप कुछ दिखाते गए हैं। इससे उनकी प्रेम गाथा पारिवारिक और सामाजिक जीवन से विच्छिन्न होने से बच गई है। ये बहुत बड़ी बात यहाँ पर कही जा रही है। अगर आपने पद्मावत पढ़ा होगा तो उसके आधार पर शुक्ल जी का कहना है कि
जायसी ने जिस भी प्रेम गाथा को विषय वस्तु बनाया है उसका प्रभाव परिवार और समाज दोनों पर है, उससे अलग नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नांकित रचनाओं में जैन साहित्य की रचनाएं कौन कौन सी हैं? रेवंत गिरी रास, भरतेश्वर बाहुबली रास, उपदेश रसायन रास, संदेश रास, बुद्धि रास। इसके आधार पर हमें बताना है कि जैन साहित्य की रचनाएं कौन कौन सी हैं। आपका दिमाग भी इसमें दौड़ना शुरू कर दिया होगा कि आखिरकार कौन सी रचनाएं जैन साहित्य के अंतर्गत हैं। उसमें से हमें 4 ही चुनना है, जबकि ऑप्शन में आप देख रहे हैं कि 5 दिए गए। तो यहाँ पर आप देखिए, रेवंत गिरी रास जैन साहित्य के अंतर्गत है, भरतेश्वर बाहुबली रास ये भी जैन साहित्य के अंतर्गत है, उपदेश रसायन रास जैन साहित्य के अंतर्गत है, और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि बुद्धि रास ये भी जैन साहित्य के अंतर्गत है। यानी कि जो कूट बन रहा है 1, 2, 3 और 5, जितनी भी रचनाओं में आप देख रहे हैं कि रास शब्द लगा हुआ है, सभी किससे जुड़ गए हैं? जैन साहित्य से जुड़े हुए हैं। वैसे लगेगा कि ये सब रासो काव्य होंगे, लेकिन यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि रासो काव्य एक ही यहाँ पर दिखाई दे रहा है, वो भी संदेश राशक है। बाकी जितनी भी रचना है वो सब जैन साहित्य के अंतर्गत है। ये बड़ा ही टेक्निकल क्वेश्चन यहाँ पर था। सही जवाब हो गया इसका ऑप्शन बी, 1, 2, 3 और 5। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। पूछा गया कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने निम्नांकित में किन रचनाओं को सूरदास रचित माना है? सूरसागर, ज्ञान मंजरी, सूर सारावली, साहित्य लहरी, राधा सुधा निधि। तो रामचंद्र शुक्ल के अनुसार सूरदास की कौन सी रचना है? 5 रचनाओं का नाम दिया गया है, उसमें से हमें सिर्फ 3 रचनाएं ही बतानी। आप अपना दिमाग दौड़ाइए। इसमें आप देख रहे हैं कि सूर सागर पहले नंबर पर है, सूर सारावली और साहित्य लहरी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने इतिहास ग्रंथ में इन रचनाओं का जिक्र किया है, जिसमें सूर सागर है, सूर सारावली है और साहित्य लहरी। और इन रचनाओं के बारे में उन्होंने विस्तार से बताया भी है कि कौन कूट प्रधान है, इसकी खास विशेषता है, सूर सागर का आधार क्या है, ये सारी चीजें आप जानते होंगे। इस प्रश्न के मुताबिक इसका जो यहाँ पर कूट बन रहा है, 1 बन रहा है, फिर 3 बन रहा है, फिर इसके बाद 4 बन रहा है। सही जवाब हो गया ऑप्शन डी। आप देख रहे हैं कि क्वेश्चन का स्तर आपको अच्छा दिखाई दे रहा होगा, न बहुत कठिन है न बहुत आसान है, टेक्निकल तौर पर है, और हमें अपनी तैयारी इसी आधार पर करके जानी। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। एक तरफ रचनाएं दी गई हैं, दूसरी तरफ रचनाकार है। भरतेश्वर बाहुबली रास, चंदन बाला रास, श्रावक 4, स्थूली भद्र रास, ये सब रचनाएं हैं। नाम दिए गए आसग जिनधर सूरी, देवसेन, मुनि जिन विजय, सुमति गणी। तो नाम दिए गए, इसके आधार पर हमें बताना है कि आखिरकार इसका सही जवाब क्या हो सकता है। आप अपने दिमाग को जरूर दौड़ाइए। यहाँ पर हम पूरे विकल्प को देखते हैं और मिलाते हैं। सबसे पहले जो आपको आता है उसको हम मिला लेते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि श्रावक 4 जो सी का 3 यहाँ पर होगा, ठीक है। और भरतेश्वर बाहुबली रास, जैसा कि आप जाने कि मुनिजिन विजय का हो गया, ठीक है। इसके बाद चंदन वाला रास आसगु कवि का आपने पढ़ा ही होगा। इसके बाद हम देखें डी का ऑप्शन जो बच रहा है वो हो गया स्थूली भद्र रास, जो है वो जीन धर्म सूरी द्वारा है। तो इसका जो कूट बन रहा है आप देख रहे हैं कि ए का 4 बन रहा है, फिर बी का यहाँ पर 1 बन गया, फिर सी का 3 बन गया और डी का 2 हो गया। तो सही जवाब इसका हो रहा है ऑप्शन बी, 4, 1, 3, 2, ठीक है। आगे के लिए इन रचनाओं को बिल्कुल ध्यान में रखिए। जिसका संबंध आपको पता है, जो सुमेलित आप आसानी से कर लेते हैं, उनके लिए तो कोई बात नहीं है, लेकिन जो नई है उनको जरूर अपने कॉपी पर या नोटबुक पर नोट कर लीजिए। आगे बात करते हैं। अगला जो प्रश्न है सुमेलित आधारित ही है। पूछा गया कि निम्नलिखित सिद्धांतों या मतों का सुमेलन उनके प्रवर्तक आचार्यों के साथ कीजिए। विशिष्टाद्वैतवाद, शुद्धाद्वैतवाद, द्वैताद्वैतवाद, द्वैतवाद। कई बार ये क्वेश्चन वन लाइनर के दृष्टिकोण से भी पूछ लिए जाते हैं और इस बार यहाँ पर सुमेलित के दृष्टिकोण से पूछे गए हैं। तो आप यहाँ पर मिलाना शुरू कर दिए होंगे। जब भी मैं बीच में आपको स्पेस देता हूं, अन्य बातों को करता हूं, तो इसका मतलब नहीं है कि आपका दिमाग हम डाइवर्ट करने की कोशिश करते हैं, बल्कि ये चेक करने की कोशिश करते हैं कि आप क्वेश्चन पे कितना कंसंट्रेट है। तो देखिए यहाँ पर तुरंत आप मिलाना शुरू कर दिए होंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम मिलाते हैं विशिष्टाद्वैतवाद, तुरंत हो गया रामानुजाचार्य का, ठीक है।
शुद्धाद्वैतवाद, शुद्धाद्वैतवाद हो गया आपका वल्लभाचार्य का, ठीक है। इसके बाद द्वैताद्वैतवाद आप देख रहे हैं कि हो गया निम्बार्काचार्य का, ठीक। इसके बाद हो रहा है द्वैतवाद, यहाँ पर दिया हुआ है, तो इसका सही जवाब हो गया ऑप्शन मध्वाचार्य का। तो जो कूट बन रहा है आप देख रहे हैं कि 4 3 2 5, ठीक है। तो हम इसको मिलाते हैं तो यहाँ पर ऑप्शन सी जो हो रहा है 4 3 2 5 वाला ऑप्शन सही हो रहा है। अब बच गए यहाँ पर शंकराचार्य, तो आपके मन में तुरंत आना चाहिए कि इन्हीं के सिद्धांत के बाद आगे सभी सिद्धांत आए हुए हैं। ये भी सवाल पूछा जाता है कि किस सिद्धांत के बाद विशिष्टाद्वैतवाद, शुद्धाद्वैतवाद, द्वैतवाद, द्वैताद्वैतवाद इत्यादि आए हुए हैं। तो सबसे पहले सिद्धांत दिया था अद्वैतवाद का शंकराचार्य, उसके खंडन में ये सभी वाद यहाँ पर आए हुए हैं। इस चीज को आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है। ये बात आपको सिर्फ पीडीएफ में नहीं मिलेगी, ये बात आपको जब साथ में बैठकर क्वेश्चन को हल करेंगे तभी समझ में आएगी। आगे बात करते हैं। अगला जो प्रश्न है स्थापना और तर्क पर आधारित है। पूछा गया कि भाषा पर कबीर का जबरदस्त अधिकार था, वे वाणी के डिक्टेटर थे, जिस बात को उन्होंने जिस रूप में प्रकट करना चाहा है उसे उसी रूप में भाषा से कहलवा लिया, बन गया है तो सीधे सीधे, नहीं तो दरेरा देकर। जब इस कथन को मैं पढ़ रहा हूं तो आपके मन में एक आलोचक का नाम जरूर आ रहा होगा, लग रहा होगा कि ये पंक्तियां वहीं से सीधे सीधे उठा ली गई हैं। बिल्कुल आप सही समझ रहे हैं, कबीर नामक पुस्तक की भूमिका से ये बातें पूरी उठा ली गई। बाकी मैं भूमिका कहूं या उपसंहार कहूं, किताब के अंत में आपको ये मिलेगा। तो भाषा पर कबीर का जबरदस्त अधिकार था, कई बार तो इतना ही दूर तक पूछ लिया जाता है। और उसके बाद वाला वाक्य तो और उसे महत्वपूर्ण है कि वे वाणी के डिक्टेटर थे। इतनी दूर बात कई बार अलग अलग क्वेश्चन के रूप में पूछी जाती है। और नीचे वाला भी पूछ लिया जाता है कि बन गया तो बन गया, नहीं तो सीधे सीधे दरेरा देकर भाषा का रूप तैयार कर देते हैं। तर्क दिया गया कि क्योंकि कबीर पढ़े लिखे नहीं थे और भाषा प्रयोग के प्रति सजग नहीं थे, ये यहाँ पर तर्क दिया गया है। तो कथन तो सही है, ठीक है, लेकिन तर्क जो दिया गया है वो बिल्कुल गलत है। सही जवाब हो गया ऑप्शन बी, ए सही है लेकिन आर यहाँ पर गलत है। ऐसा नहीं कि कबीर भाषा को लेकर सजग नहीं थे, उसके प्रयोग को लेकर सजग नहीं थे। हाँ, उन्होंने इसको अपने अनुभव का विषय बनाया, जहां जहां पर गए, जहां जहां भाषाओं को उन्होंने सीखा, अपनी कविताओं में उन्होंने इसका प्रयोग किया है। पढ़े लिखे नहीं थे, बिल्कुल बात सही थी। कई बार हमने देखा है कि पढ़े लिखे लोग भी अपने भाषा प्रयोग के प्रति सजग नहीं रहते हैं, उनकी भाषा बिल्कुल खराब होती है। तो देखिए यहाँ पर इस प्रश्न के बहाने आप जहां पर स्थापना और तर्क से संबंधित क्वेश्चन का आंसर देख लिए, लेकिन आपको ध्यान में रखना है कि मान लीजिए एक कथन आ जाता है तो ये किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर जो कि सुमेलित ही है। पूछा गया कि निम्नलिखित प्रबंधात्मक वीर काव्यों को उनके कवियों के साथ सुमेलित कीजिए। यानी कि जितने भी यहाँ पर जितनी भी रचनाएं दी गई हैं सब क्या है? प्रबंधात्मक वीर काव्य है। और इन रचनाओं को देखने से लग रहा है, या फिर यहाँ पर रचनाकारों का नाम देखने पे लग रहा है, तो आपके दिमाग में आएगा कि भाई ये तो रीतिकाल के कवि सब दिख रहे हैं। लेकिन उस जमाने में भी वीर प्रधान कविताएं लिखी जाती थी। हमने आलोचकों के माध्यम से सिर्फ एक ही कवि का नाम ज्यादा सुना है, वो भूषण है। लेकिन उनके अतिरिक्त भी कुछ कवि थे जो कि वीर रस कविताएं लिख रहे थे। रचनाओं का नाम दिया गया छत्र प्रकाश, नृसिंह चरित, सूरजमल, हिम्मत बहादुर, बिरुदावली। ठीक है, इसको मिलाना है हमें, आप तुरंत मिलाना शुरू कर दिए होंगे। तो छत्र प्रकाश किसका है? तुरंत आपके दिमाग में आ गया कि लाल कवि का है। तो ए का 4 हम देखते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम अगर सभी विकल्पों को खोल दें तो यहाँ पर ए का 4 आप देख रहे हैं कि ऑप्शन ए में है, यानी कि अब आप आराम से इसको मिला लेंगे। नृसिंह चरित खुमान द्वारा लिखा गया है। ठीक है, एक तो खुमान चरित है आदिकाल में, लेकिन यहाँ पर कवि का नाम ही है खुमान। सूरजमल किसके द्वारा लिखा गया? सूरजमल लिखा गया है सूदन द्वारा। इसके बाद आप देख रहे हैं कि हिम्मत बहादुर बिरुदावली लिखा गया है, वो है पद्माकर, यानी कि इनका पूरा नाम है पद्माकर भट्ट, उनके द्वारा लिखा गया। तो सही जवाब क्या हो गया? यहाँ पर आप देख रहे हैं जो कूट बन रहा है, कूट के हिसाब से सही जवाब हो गया ऑप्शन ए। इसमें से छत्र प्रकाश आप अच्छे से जान रहे होंगे किसका है। जो जो नई रचनाएं हैं उनको जरूर आप अपने कॉपी पर नोट कर लीजिए। कम से कम 2 ऐसी रचनाएं जो कि आपके लिए नई हो सकती हैं। आगे बात करें जो कि सुमेलन पर आधारित है। पूछा गया कि निम्नलिखित रचनाकारों को उनके मुक्तक शैली में रचित
कृष्ण काव्य के साथ सुमेलित कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर मुक्तक शैली में कृष्ण काव्य यानी कि एक तरफ शैली के रूप में है और दूसरी तरफ रचनाकार है। मुक्तक रचनाएं हैं, एक चीज आपको ध्यान में रखना है, और वो भी कृष्ण काव्य पर आधारित है। हित वृंदावन दास, नागरी दास, पीताम्बर दास, रूप रसिक देव, ये सब रचनाकारों के नाम है। इधर है समय प्रबंध, लीला विंशति, ब्रज प्रेमानंद सागर, जुगल रस माधुरी, माधुरी लहरी। ये थोड़ा सा कठिन सवाल है, इसको आपको ध्यान देकर रखना पड़ेगा। कठिन इसलिए है कि इसमें कोई चर्चित रचनाकार आपको नहीं दिखाई दे रहा होगा। तो हम अगर इसके सुमेलन पर जाएं तो आप देख रहे हैं कि हित वृंदावन दास की जो रचना है उसका नाम है ब्रज प्रेमानंद सागर। ठीक है, तो ए का हो गया, यहाँ पर 3 हो गया। फिर इसके बाद नागरी दास की जो रचना है उसका नाम है जुगल रस माधुरी। ठीक है, बी का 4 हो गया। पीताम्बर दास की रचना है समय प्रबंध। ठीक है, और इसके बाद जो रचना है रूप रसिक देव की रचना का नाम है लीला विंशति। ठीक है ना, तो आगे के लिए जरूर इसको आप नोट करके जाइए, जिससे कि आप एग्जाम में बढ़त बनाएं। इस तरीके के प्रश्न कभी कभार ही आते हैं, लेकिन आते हैं तो कई प्रश्नों को अपने चपेट में ले लेते हैं और आपका दिमाग भी वहां पर खराब कर देते हैं। तो ध्यान में रखिए, इसको आप नोट कर लिए होंगे। सही जवाब हो गया ऑप्शन सी। ठीक है, आगे बात करते हैं। अगला जो क्वेश्चन है यहाँ पर पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित रीतिकालीन राम काव्यों को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। आप देख रहे हैं कि रीतिकाल को आधार बनाते हुए कभी कृष्ण काव्य पूछ लिए जा रहे हैं, कभी वीर काव्य पूछ लिए जा रहे हैं, कभी राम काव्य पूछ लिए जा रहे हैं। जब भी राम काव्य की बात आती है तो हमें तुलसीदास के अलावा और किसी का नाम जल्दी आता नहीं है, लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हैं कि रीतिकाल में भी राम काव्य लिखे जा रहे थे। इस प्रैक्टिस सेट के माध्यम से, इस क्वेश्चन पेपर के माध्यम से आपका दिमाग रबर की तरह कैसे बढ़ रहा होगा ये आप आभास कर रहे होंगे। चलते हैं, बात करते हैं कि राम काव्य कौन कौन लिखा है। यहाँ पर लिखा है कवित रत्नाकर, अवध सागर, रामचंद्र विलास, संगीत रघुनंदन। रचनाकारों के नाम है नवल सिंह, विश्वनाथ सिंह, सेनापति, जानकी रसिक शरण, राम प्रिया शरण। तो हमें मिलान करना है कि आखिरकार इसका सही जवाब क्या होगा। इसमें आप देख रहे हैं कि एक चर्चित नाम है सेनापति का, जिनकी रचना का नाम है कवित रत्नाकर। तो इसको हम अगर ए का 3 कर लेते हैं और देखते हैं कि ए का 3 किसमें है, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि सही जवाब बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो रहा है। तो आसानी से आप कर लेंगे, लेकिन आगे के लिए हम ध्यान में जरूर रखें कि अवध सागर किसकी रचना है, वो है जानकी रसिक शरण की। रामचंद्र विलास, रामचंद्रिका, रामचरितमानस हमने पढ़ा, लेकिन रामचंद्र विलास किसने लिखा है, आप ध्यान रखिए, नवल सिंह को। इसके बाद संगीत रघुनंदन लिखा विश्वनाथ सिंह ने। विश्वनाथ सिंह ने एक और रचना की हुई है जिसमें रघुनंदन लगा हुआ। आप जरूर कमेंट्स करके बताइए, मुझे काफी खुशी होगी। ये 90 क्वेश्चन को आप होमवर्क के रूप में लिखिए। यहाँ पर देखिए संगीत नंदन है, इसी संगीत रघुनंदन, इसी तरीके से विश्वनाथ सिंह ने एक रचना लिखी है जिसको कि नाटकों के इतिहास में प्रथम नाटक के तौर पर देखा जाता है। अब मैंने काफी संकेत कर दिया है, आप जरूर कमेंट्स कीजिए। पढ़ने का असली अप्रोच यही है, इसी तरीके से आपको पढ़ना है। ठीक है, तो चलते हैं, बात करते हैं आगे अगले क्वेश्चन के ऊपर, जो कि रीतिकाल पर ही आधारित है। पूछा गया कि निम्नलिखित रीतिकालीन प्रेमाख्यान काव्यों को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। क्वेश्चन को देखने से यह लग रहा है कि जो भी एक्सपर्ट है उसे रीतिकाल से काफी प्रेम है, या फिर रीतिकाल की जो हमारे इतिहास ग्रंथ में उपेक्षा की गई है, या फिर उसको कमतर आंका गया है। इस क्वेश्चन पेपर के माध्यम से उसकी महत्ता का यहाँ पर प्रस्तुतिकरण एक्सपर्ट द्वारा किया गया। प्रेमाख्यान काव्यों की जब भी बात की जाती है तो हमें सूफी काव्य याद आते हैं, लेकिन रीतिकाल में भी लिखे जा रहे थे। एक तरफ रचनाकारों का नाम है, दूसरी तरफ रचनाएं। चंद्र कुंवर रीबात, उषा चरित्र, नल दमयंती चरित्र, इंद्रावती, जनकुंज, नूर मोहम्मद, सेवाराम, हंस कवि, शेख निसार, ये सब कवियों का नाम है। और इसमें आप देख रहे हैं कि नूर मोहम्मद को आप जानते हैं, अच्छे से जानते हैं, तो आप इसको टिक कर लीजिए कि नूर मोहम्मद वाला जो रचना है उनकी कौन सी है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि नूर मोहम्मद की रचना यहाँ पर है इंद्रावती, यानी डी का 2 जहां पर होगा वो ऑप्शन सही हो सकता है। तो डी का 2 जगह है, इसका मतलब है कि एक राउंड और चलना पड़ेगा। चंद्र कुंवर रीबात के रचनाकार है हंस कवि, ए का 4 हो गया। ठीक है, तो सही जवाब ए हो रहा है यहाँ पर। उषा चरित्र आगे के लिए आप जरूर ध्यान में रखिए कि जनकुंज द्वारा लिखी गई है, और नल दमयंती चरित्र जो कि सेवाराम द्वारा लिखी गई है। तो इस तरीके से इसका जो कूट बन रहा है
4, 1, 3 और 2। ठीक है, इस तरीके से इसका सही जवाब क्या हो गया? ऑप्शन ए हो गया। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 के ऊपर, जो कि स्थापना और तर्क पर आधारित है। पूछा गया कि कविता में सही स्थान पर पूरी सजगता के साथ स्वाभाविक तौर पर उपस्थित होकर ही अलंकार अपना महत्व स्थापित करते हैं, क्योंकि अलंकार काव्य का साध्य नहीं साधन है। तो हमें बताना है कि आखिरकार कौन सी बात यहाँ पर सही है। ठीक है, तो देखिए स्थापना दी गई कि कविता में सही स्थान पर पूरी सजगता के साथ स्वाभाविक तौर पर उपस्थित होकर ही अलंकार अपना महत्व स्थापित करते हैं। ये बात बिल्कुल सही है। और तर्क दिया गया कि अलंकार काव्य का साध्य नहीं साधन है, ये भी यहाँ पर सही है। तो इस तरीके से इसका जो सही जवाब हो रहा है ऑप्शन ए हो रहा है। इस क्वेश्चन को देखा तो मुझे अपने एक इंटरव्यू की याद आ गई। जब मैं बीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर का इंटरव्यू देने गया था, तो मुझसे एक एक्सपर्ट ने यही सवाल पूछा था कि अलंकार काव्य का साधन है या फिर साध्य है। बस हमें यही बताना था कि साध्य है या फिर साधन है। ठीक है, तो तड़के से इंटरव्यू में सवाल पूछा गया था, फिर भी हमने इसका सही जवाब बताया कि अलंकार साध्य नहीं है बल्कि क्या है? साधन है। तो प्रिय विद्यार्थियों, हमने केवल प्रैक्टिस कर रहे हैं, बल्कि हम इनडायरेक्टली और प्रत्यक्ष रूप से इंटरव्यू में पूछे जाने वाले सवालों पर भी जोर दे रहे हैं। मान लीजिए आपने खूब तैयारी की, आपने लिखित एग्जाम में खूब अच्छा नंबर लाया, लेकिन आपसे तड़के से पूछ दिया, क्योंकि एक्सपर्ट कम से कम 8-9 तो रहते ही हैं, उसमें से किसी के दिमाग में आया कि आपसे पूछा जाए अलंकार। अक्सर हमने देखा है कि इंटरव्यू में व्याकरण के पोर्शन को लेकर परीक्षार्थी बहुत टेंशन में रहते हैं कि अगर व्याकरण से पूछ दिया जाएगा तो मैं क्या करूंगा। कुछ नहीं आपको करना है, बस ध्यान रखना है। इस चैनल से जुड़े हुए हैं तो आपको कोई संकट नहीं आने वाला है। आपको ध्यान में रखना है कि अलंकार क्या है? साधन के रूप में प्रयुक्त होता है, ये साध्य नहीं। एक चीज को आपको ध्यान में रखना है। तो सही जवाब हमने बता दिया कि दोनों बातें यहाँ पर सही हैं। आगे बात करते हैं, अगला जो प्रश्न है कि जिस कविता में से हृदय के भावों का उद्वेलन न हो वह कविता नहीं की जा सकती, क्योंकि कविता का मुख्य कार्य वैचारिक उथल पुथल है। यहाँ पर स्थापना और तर्क में हमें सामंजस्य स्थापित करना है कि आखिरकार कौन सी बात सही और कौन सी बात गलत है। कहा गया कि जिस कविता से सहृदय के भावों का उद्वेलन न हो वह कविता नहीं कही जा सकती। ये बात तो सही है। सहृदय जो यहाँ पर आया हुआ है वो पाठकों को ध्यान में रख के कहा गया है। आपने एक सिद्धांत पढ़ा होगा, साधारणीकरण का सिद्धांत, ठीक है ना? तो उसमें भी सहृदय की बात की गई है। मतलब कि कविता ऐसी हो जो पाठक के भावों को उद्वेलित कर दे, ठीक है, उसको प्रभावित कर दे। और कहा गया कि कविता का मुख्य कार्य वैचारिक उथल पुथल है, यानी कि ये कहीं न कहीं प्रगतिवादी कवियों की तरफ संकेत किया जा रहा है, जो कि एक खास विचारधारा पर कविताएं लिख रहे थे। कविता का मुख्य कार्य वैचारिक उथल पुथल बिल्कुल नहीं। कविता का मुख्य कार्य क्या है कि सहृदय के भाव का उद्वेलन करना। ठीक, तो इस तरीके से यहाँ पर आप देख रहे हैं कि स्थापना तो सही है लेकिन तर्क यहाँ पर गलत है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो गया। आप देख रहे हैं कि किस तरीके से हम सही जवाब तक पहुंच रहे हैं। ठीक है ना, चलते हैं आगे बात करते हैं। अगला जो प्रश्न है जो कि स्थापना तर्क पर ही आधारित है। भूषण ने राष्ट्रीय अथवा जातीय अभिमान के साथ वीर भावना का संबंध स्थापित कर उसे एक नवीन आयाम प्रदान किया, क्योंकि भूषण में राष्ट्रीयता की भावना प्रबल थी। अब हमें इसमें बताना है कि कौन सी बात सही है कौन सी बात गलत है। तो यहाँ पर स्थापना भी सही है और तर्क भी सही है। इसीलिए भूषण को वीर हम पढ़ते हैं रीतिकाल में भी, लेकिन वीर रस से युक्त कवि के तौर पर जानते हैं। ठीक, तो सही जवाब हो गया ऑप्शन सी कि दोनों बातें यहाँ पर सही है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित छायावादी कवियों को उनके जन्म काल के अनुसार आरोही क्रम में लिखिए। आरोही मतलब कि बढ़ते हुए क्रम, यानी कि सबसे पहले किसका जन्म हुआ और सबसे आखिर में किसका जन्म हुआ। ठीक, तो यहाँ पर हमें बताना है। ऑप्शन आप मिलाना शुरू कर दिए होंगे। प्रसाद, महादेवी वर्मा, निराला, पंत की बात की गई, तो सही जवाब हो गया ऑप्शन डी। सबसे पहले जयशंकर प्रसाद, फिर निराला, फिर पंत, फिर महादेवी वर्मा। सही जवाब हो गया ऑप्शन डी। मैं यहाँ पर इनके जन्म काल का ईयर नहीं लिख रहा हूँ, आपको मैं स्पेस दे रहा हूँ, आप चाहें तो इसको लिख भी सकते हैं। ठीक है ना, 1889, ठीक, फिर 1897, फिर 1900, फिर 1907। तो इस तरीके से इन लोगों का जन्म हुआ है। आप अपने दिमाग में जरूर ध्यान में रखिए। आगे बात करते हैं। अगला जो प्रश्न है यहाँ पर पूछा गया कि रचनाओं को उनके रचनाकारों के साथ
सुमेलित कीजिए। कामायनी कुकुरमुत्ता नदी के द्वीप अंधेरे में। बहुत ही इजी प्रश्न है, आप आंख बंद करके लेकिन सचेत होकर इसका सही जवाब दे सकते हैं, वरना ये गलत भी हो सकता है। ठीक है ना, थोड़ा सा भी जल्दीबाजी करेंगे तो गलत हो जाएगा। जो कूट बन रहा है कि ए का 3 होना चाहिए, फिर बी का 2 हो जाना चाहिए, फिर सी का होना चाहिए 4 और डी का होना चाहिए 1। 3 2 4 1 सही जवाब हो रहा है ऑप्शन डी। आगे बात करें, अगला जो प्रश्न है स्थापना और तर्क पर ही आधारित है। पूछा गया कि कबीर की विचारधारा को किसी जड़ीभूत दार्शनिक सिद्धांतवाद का नाम नहीं दिया जा सकता। कबीर प्रयोगवाद काव्य धारा के कवि थे। यहां पर हमें बताना है कि कौन सी बात सही है और कौन सी बात गलत है। कहा गया कि कबीर की विचारधारा को किसी जड़ीभूत मतलब जो भी स्थिर दार्शनिक सिद्धांत है उसका नाम नहीं दिया जा सकता, किसी एक विचारधारा से नहीं जोड़ा जा सकता। ये बात बिल्कुल सही है। और नीचे बताया गया कि कबीर प्रयोगवाद काव्य धारा के कवि थे, ये बिल्कुल गलत है। हालांकि आप देखेंगे इसी दौर में खासतौर से प्रयोगवाद नहीं बल्कि प्रगतिशील कवियों में एक व्यक्ति को आधुनिक कबीर के नाम से जरूर जाना जाता है, लेकिन अगर हम कबीर की बात करें तो उनका संबंध प्रयोगवाद से नहीं है बल्कि भक्ति काल के निर्गुण धारा से। ये सारी चीजें आप अच्छे से जानते हैं। तो यहाँ पर स्थापना तो सही है लेकिन तर्क क्या हो गया, गलत हो गया। ए सही है लेकिन आर यहाँ पर गलत है। अगला प्रश्न है प्रसाद की नाट्य रचनाओं का प्रधान स्वर नारी जागरण और नारी मुक्ति है। उनके नारी पात्र अधिकांशतः प्रखर प्रतिभा के धनी है। तो स्थापना और तर्क के आधार पर हमें बताना कि कौन सा सही है और कौन सा गलत है। कहा गया कि प्रसाद की नाट्य रचनाओं का प्रधान स्वर नारी जागरण की बात यहाँ पर कही जा रही है। नारी जागरण तो है लेकिन इसको हम प्रधान स्वर कहें तो ये गलत होगा, बल्कि उनके नाटकों का है कि ऐतिहासिकता के आवरण में उन्होंने सांस्कृतिक नवजागरण पर जोर दिया हुआ है। ठीक है ना, तो इस तरीके से स्थापना यहाँ पर गलत है। लेकिन जो तर्क दिया जा रहा है कि नारी पात्र अधिकांशतः प्रखर प्रतिभा के धनी है, ये बात बिल्कुल सही है। तो इसका जो सही जवाब हो रहा है ऑप्शन सी हो रहा है कि स्थापना तो गलत है लेकिन तर्क जो दिया गया वो सही है। आगे बात करें तो अगला प्रश्न है कि छायावाद का पतन पुस्तक के लेखक हैं। बहुत ही इजी प्रश्न, शिवदान सिंह चौहान, देवराज, विष्णुकांत शास्त्री, शिव प्रसाद सिंह। सही जवाब हो गया ऑप्शन बी, डॉक्टर देवराज की पुस्तक का नाम है छायावाद का पतन। 18 का बी ऑप्शन सही हो गया। अगला प्रश्न है स्थापना और तर्क पर यह आधारित है। पूछा गया कि धर्म का मूल आधार विद्या और ज्ञान नहीं सीधी अनुभूति है। तर्क दिया गया कि धर्म मनुष्य के भीतर निहित अनुभूति से ही स्पष्ट होता है। हमें बताना है कि कौन सी बात सही है और कौन सी बात गलत है। तो यहाँ पर स्थापना और तर्क दोनों क्या है, सही है। सही जवाब हो गया ऑप्शन ए, धर्म का मूल आधार विद्या और ज्ञान नहीं बल्कि सीधी अनुभूति है। जिस तरीके से आप अनुभूति करते हैं उसी तरीके से आपका धर्म से जुड़ाव होता है। धर्म मनुष्य के भीतर निहित अनुभूति से ही स्पष्ट होता है। ठीक है, आगे बात करते हैं। अगला जो प्रश्न है सुमेलित पर आधारित है। कहानियों और उनके कहानीकारों के साथ सुमेलित करना है। लाल पान की बेगम, एक औरत की जिंदगी, 25 चौका 150, लंदन की एक रात, निर्मल वर्मा, ओम प्रकाश वाल्मीकि, सत्य प्रकाश, रामदर्श मिश्र, फणीश्वर नाथ रेणु। तो हमें मिलान करना है। इसमें आप ज्यादातर कहानी और कहानीकारों का नाम सुने होंगे। लाल पान की बेगम मैं मिलाता हूँ फणीश्वर नाथ रेणु का, ए का यहाँ पर 5 हो गया। लंदन की रात हो गया निर्मल वर्मा का, डी का 1 हो गया। इसके बाद ओम प्रकाश वाल्मीकि का हो गया 25 चौका 150, सी का 2 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर हम मिलान करते हैं कि एक औरत की जिंदगी किसका हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर एक औरत की जिंदगी का जो सही जवाब है वो हो गया आपका, सही जवाब हो रहा है इसका बी का हो रहा है 4। ठीक है, रामदरस मिश्र। तो इस तरीके से 5 4 2 और 1, 5 4 2 और 1 सही जवाब हो गया ऑप्शन बी। आगे के लिए बिल्कुल ध्यान में रखिए, यहाँ पर एक कहानी है जिसको कि आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, बाकी कहानी को तो आप अच्छे से जान रहे होंगे। अगला प्रश्न है निम्नलिखित उपन्यासों को उनके पात्रों के साथ सुमेलित कीजिए। गबन, नदी के द्वीप, मैलांचल, बाणभट्ट की आत्मकथा। और पात्रों का नाम दिया गया है। यहाँ पर ध्यान रखिए उपन्यासकारों का नाम नहीं बल्कि पात्रों का नाम है, उसे हमें मिलाना है। तो मृणाल, डॉक्टर प्रशांत, जालपा, भुवन, निपुणिका ये सब है। सबसे पहले हम मिला लेते हैं कि निपुणिका, डी का 5 हो गया। जालपा का संबंध गबन से है, आपने पढ़ा भी होगा, बहुत इंटरेस्टिंग ये उपन्यास है।
डॉक्टर प्रशांत का हो गया मैलांचल से, ठीक है। और यहाँ पर मृणाल का जो नाम दिया गया है, मृणाल किससे रिलेटेड हो गई नदी के द्वीप से, ठीक है। तो इस तरीके से इसका यहाँ पर सॉरी, यहाँ पर जो मृणाल है वो तो त्यागपत्र से है, नदी के द्वीप से हो गया भुवन, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो कूट बन रहा है 3 4 2 5, 3 4 2 5 हम देखते हैं किसमें, सही जवाब हो गया ऑप्शन ए, ठीक है। मृणाल को आप देखिए त्यागपत्र से रिलेटेड है, इस चीज को ध्यान में रखना है। आगे बात करते हैं, अगला जो प्रश्न है, कृतियों को उनकी विधा के साथ सुमेलित करना है। लहरों के राजहंस, मुर्दहिया, आधा गांव, तुम चंदन हम पानी, ठीक। तो मुर्दहिया तुरंत आप मिलान कर लीजिए कि आत्मकथा है, बी का 4 हो गया यहाँ पर। आधा गांव उपन्यास आपने पढ़ा, ठीक है, एक हो गया। लहरों के राजहंस जो कि नाटक के तौर पर है, तो ए का 5 हो गया, ठीक। आप देख रहे हैं ए का 5 एक ही में दिया हुआ, सही जवाब हो रहा है इसका ए हो रहा है। डी तुम चंदन हम पानी निबंध हो गया, ठीक, तो 2 हो गया। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि 5 4 1 2 सही जवाब हो गया ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, यात्रा साहित्य को हमें सुमेलित करना है रचनाकारों के साथ। अरे यायावर रहेगा याद, यूरोप के पत्र, मेरी कैलाश यात्रा, पैरों में पंख बांधकर, चीड़ों पर चांदनी। तो कम से कम इसमें आप 3 यात्रा साहित्यकारों के नाम भली भांति जानते होंगे, ठीक है। अब मिलान करते हैं हम, निर्मल वर्मा का हो गया चीड़ों पर चांदनी, ए का 5 हो गया। आप देख रहे हैं कि ए का 5 सिर्फ एक ही ऑप्शन में दिया गया है, बी ऑप्शन में। फिर भी आगे के लिए हम ध्यान में रखेंगे कि पैरों में पंख बांधकर, रामवृक्ष बेनीपुरी का हो गया। धीरेन्द्र वर्मा का हो गया यूरोप के पत्र, और अज्ञे का हो गया अरे यायावर रहेगा याद। तो इस तरीके से जो कूट बन रहा है 5 4 फिर इसके बाद 2 फिर 1, ठीक है। तो सही जवाब हो गया ऑप्शन बी। आगे बात करते हैं, आत्मकथाओं का आत्मकथाकारों के साथ सुमेलन करना है। अन्या से अनन्या, द्वारा अभिशाप, कूड़ा कबाड़ा, हादसे, शिकंजी का दर्द, ठीक है। तो हादसे को सबसे पहले हम मिलाते हैं, रमणिका गुप्ता का हो गया। प्रभा खेतान, अन्या से अनन्या, सभी आत्मकथाओं को आप अच्छे से जानते होंगे। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि सुशीला टाक भौरे जिनका है, सुशीला टाक भौरे और कौशल्या वैशंत्री यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। तो इसका मिलान अगर हम करें तो यहाँ पर सही जवाब तक हम पहुंचते हैं। तो शिकंजे का दर्द जो है, ठीक है, शिकंजे का दर्द हो गया आपका सुशीला टाक भौरे का, और कौशल्या वैशंत्री का हो गया दोहरा अभिशाप। इन दोनों महिला आत्मकथाकारों का नाम जरूर आप विशेष तौर पर ध्यान में रखें। और रमणिका गुप्ता, यानी कि लगभग इसमें तो सभी महिला आत्मकथाकार ही हैं, ये भी ध्यान देने वाली बात थी, ठीक है। तो सही जवाब क्या हो रहा है इसका, इसका सही जवाब हो रहा है ऑप्शन सी, ए का 4, बी का 1, सी का 5 और डी का 2 हो रहा है, ठीक। तो इस तरीके से सही जवाब हो गया सी, हमने बता ही दिया है। आगे बात करते हैं, अगला जो प्रश्न है, नाटक और नाटककारों की रचनाओं को यहाँ पर दिया गया है, सुमेलित करना है। मंदिर प्रवेश, रंग और व्यंग, गुरु दक्षिणा, अछूत का बेटा, छू नहीं सकता। तो ये सब नाटक है, और देखने से ये लग रहा है कि दलित नाटक से जुड़े हुए हैं सब, ठीक है। तो हमें मिलान करना है। सबसे पहले हम मिलाते हैं इसमें कि जो माता प्रसाद की रचना है उसका नाम है, माता प्रसाद की रचना का नाम है अछूत का बेटा। एक रचना आपने पढ़ा होगा अछूत की शिकायत, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हैं अछूत का बेटा किसका है, माता प्रसाद गुप्त का है। तो ए का 4 हम देखते हैं, सही जवाब हो रहा है सी ऑप्शन यहाँ पर। सूरजपाल चौहान के नाटक का नाम है छू नहीं सकता। फिर कर्मशील भारती यहाँ पर दिया गया है, कर्मशील भारती का जो नाटक है इसको अगर हम मिलान करें तो ये हो गया मंदिर प्रवेश। सुशीला टाक भौरे का नाम अभी हमने पिछले क्वेश्चन में देखा, यहाँ पर सही जवाब हो रहा है रंग और व्यंग। तो इससे कूट क्या बन रहा है, ए का 4 बन गया, बी का 5, सी का 1 और डी का 2 बन रहा है। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि ये आपके लिए नया प्रश्न है, ठीक है। इसको आप अपने कॉपी पर जरूर नोट करिए। आगे बात करते हैं, अगला प्रश्न है, नारी सुधार के लिए नारी को सचेत, जागृत और चेतना भर देने का कार्य नारी अभिव्यक्ति ही कर सकती है। स्थापना दी गई। तर्क दिया गया कि नारी संबंधी सृजनात्मक लेखन और स्त्री विमर्श दोनों कार्य पृथक हैं। हमें बताना है कि कौन सी बात सही है और कौन सी बात गलत है। कहा गया कि नारी सुधार के लिए नारी को सचेत, जागृत और चेतना भर देने का कार्य केवल नारी अभिव्यक्ति ही कर सकती है, बिल्कुल गलत है। आप देखेंगे कि कई पुरुष भी नारी अभिव्यक्ति, उसकी जागरूकता, उसकी चेतना, उसकी सचेतना इत्यादि को लेकर
लगातार सजग रहे। ठीक है, तो ये तो स्थापना गलत हो गई, लेकिन तर्क यहाँ पर दिया गया कि नारी संबंधी सृजनात्मक लेखन और स्त्री विमर्श दोनों कार्य पृथक है। नारी संबंधी सृजनात्मक लेखन और स्त्री विमर्श दोनों क्या है, अलग अलग। नारी संबंधी सृजनात्मक लेखन पुरुष भी कर सकते हैं, स्त्री भी कर सकती है, लेकिन स्त्री विमर्श में जो स्वानुभूति की बात आती है, खासतौर से विमर्शों को आप पढ़ते हैं तो एक शब्द आप बार बार ध्यान रखें, स्वानुभूति और सहानुभूति का सवाल यहाँ पर आ जाता है। लिखने के लिए प्रेमचंद ने भी दलितों पर लिखा, महिलाओं पर लिखा, लेकिन उनको हम स्त्री विमर्श, दलित विमर्श के रचनाकार के तौर पर नहीं जानते। ये उदाहरण काफी रहा। इसका सही जवाब हो गया यहाँ पर ए गलत है, लेकिन आर यहाँ पर क्या है, सही है। आगे बात करते हैं, अगला जो प्रश्न है स्थापना और तर्क पर ही आधारित है। पूछा गया कि साहित्य की साधना विशुद्ध रूप से विश्व के साथ एकत्व अनुभव करने की साधना है। साहित्य विश्व बंधुत्व की भावना को पुष्ट रूप से खंडित करता है। हमें बताना है कि इसमें कौन सी बात सही है और कौन सी बात गलत है। कहा गया कि साहित्य की साधना विशुद्ध रूप से विश्व के साथ एकत्व अनुभव करने की साधना है, बात बिल्कुल सही है। कहा गया कि साहित्य विश्व बंधुत्व की भावना को पुष्ट रूप से खंडित करता है, यह बात बिल्कुल गलत है। इस तरीके से इसका सही जवाब क्या हो रहा है कि ए सही है लेकिन आर गलत है। सही जवाब हो गया ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो गया। आगे बात करते हैं, अगला जो प्रश्न है पूछा गया कि दलित साहित्य की पीड़ा स्वानुभूति की है, सहानुभूति की नहीं, जिसकी चर्चा मैं अभी ऊपर के क्वेश्चन में कर रहा था। तर्क दिया गया कि सहानुभूति और स्वानुभूति पृथक पृथक नहीं होती। हमें बताना कि कौन सी बात सही है, कौन सी बात गलत है। दलित साहित्य की पीड़ा स्वानुभूति की है, सहानुभूति की नहीं, बात बिल्कुल सही है। और कहा गया कि सहानुभूति और स्वानुभूति में कोई भेदभाव नहीं है, अलगाव नहीं है, ये क्या है, बात बिल्कुल गलत है। सहानुभूति और स्वानुभूति को एक उदाहरण से और समझ सकते हैं कि मान लीजिए आपकी उंगली कट जाती है सब्जी बनाते समय या उसको काटते समय, तो आपको जो दर्द हो रहा है वो क्या है, स्वानुभूति है। लेकिन उस दर्द को देखकर आपका मित्र भी छटपटा रहा है, वो क्या है, सहानुभूति है। इस चीज को आप समझ गए होंगे। तो जो आपको दर्द हो रहा है वो आपका अलग अनुभव है, और जो आपका मित्र छटपटा रहा है उसका अपना अलग अनुभव है। हो सकता है कि उसकी भी अंगुली कभी कटी रही होगी। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ए सही है लेकिन आर यहाँ पर गलत हो गया। सही जवाब हो गया ऑप्शन बी। आगे बात करते हैं, अगला जो प्रश्न है पूछा है कि आत्मा के जीवन के आत्मकथा में जीवन के खट्टे मीठे अनुभवों का श्रृंखलाबद्ध विवरण स्वयं लिखा होता है। आत्मकथा जीवन की चौथी अवस्था में लिखी जाती है। दलित आत्मकथा स्वकथन है। स्वकथन और आत्मकथा में अंतर होता है। हमें बताना है इसमें कौन सी बात सही है और कौन सी बात गलत है। यहाँ पर बताएगा कि आत्मकथा में जीवन के खट्टे मीठे अनुभवों का श्रृंखलाबद्ध विवरण स्वयं लिखा होता है, ये बात तो सही है यहाँ पर। लेकिन कहा जा रहा है कि चौथी अवस्था में इसको लिखा जाता है, ये बात यहाँ पर गलत है। सही जवाब हो गया ऑप्शन ए। ए सही है लेकिन आर यहाँ पर क्या है, गलत है। आगे बात करते हैं, अगला जो प्रश्न है स्थापना और तर्क पर ही आधारित है। पूछा गया कि भारतेंदु हरिश्चंद्र ने अपने मौलिक और अनुदित नाटकों के द्वारा हिंदी साहित्य के लिए विशेष उल्लेखनीय काम किया है। नाटकों के माध्यम से उन्होंने हिंदी को लोकप्रिय बनाया। भारतेंदु ने पूर्व नियोजित रूप से यह कार्य करने की ठान ली थी। हमें बताना है कि इसमें कौन सी बात सही है और कौन सी बात गलत है। तो जो स्थापना दी गई हो तो बिल्कुल सही है, लेकिन यहाँ पर है कि उन्होंने जानबूझकर पूर्व नियोजित होकर यह कार्य करने का प्रयास किया था, ये बात बिल्कुल गलत है। सही जवाब हो गया ऑप्शन ए। स्थापना तो सही है लेकिन तर्क जो दिया गया वो गलत है। इस वीडियो लेक्चर के लिए आपके कमेंट्स का मुझे इंतजार रहेगा, और जो भी हमने सवाल पूछे हैं उनके जवाब आप कमेंट्स के रूप में जरूर दीजिए। तो मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।